तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 41 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर कसम उठा लेता है। उस ब्रेसलेट को पहनने के बाद वो कहता है कि मैं माँ ग्योंग सन ऑफ इंडियन यहाँ पर इस बात की कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पर आज के बाद से तुम्हारा डिसाइपल हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर दूसरी तरफ से मास्टर शामन जो सोच रहा होता है कि अब जबकि इस लड़के ने यहाँ पर ब्रेसलेट पहन लिया है तो इस ब्रेसलेट की खासियत ये होती है कि ये एक बहुत ही प्योर डिमोनिक ब्रेसलेट है। इसको पहनने के बाद जो भी यहाँ पर कसम खाता है, जिस बंदे के लिए कसम खाता है, हमेशा के लिए वो उसका गुलाम बन जाता है और हमेशा के लिए उसके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो उसे कोई भी ऑर्डर क्यों ना दे। अब ये लड़का मेरा पूरी तरह से गुलाम बन चुका है। और इसी के साथ वो अपने पास एक बुक निकालता है और उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर जो कुछ मुझसे मांगा वो सब कुछ इसके अंदर है। इसके अंदर डोज बनाने का तरीका भी है। ये बुक मैंने खुद अपने हाथों के साथ लिखी है और इसके अंदर मेरा सारे का सारा लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर तुम्हें 2 घंटे का टाइम देता हूँ, इसको अच्छी तरह से याद कर लो और उसके बाद तुम्हें इस बुक को मुझे वापस करना होगा। तुम्हारा जियोन से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे वो वहाँ पर से बाहर निकलने लगता है तो फॉर्मेशन अभी भी एक्टिवेटेड होती है। तो वो कहता है कि मास्टर इस ब्लेड फॉर्मेशन को तो खत्म कर दे। तो मास्टर से कहता है कि इस ब्लेड फॉर्मेशन को खत्म करने का तरीका भी इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर कितनी जल्दी इस फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ पर से बाहर निकल पाते हो। अगर तुम यहाँ पर बैरियर को तोड़कर निकल पाए तभी तुम यहाँ पर मेरे पास आना, वरना यहीं पर मर जाना। और इसी के साथ ही शामन जो वहाँ पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा जीवन वहाँ पर सोच रहा है कि ये तो यहाँ पर मुझे सिखाना भी शुरू कर दिया, चलो कम से कम टीचर तो अच्छा ही है। और इसी के साथ ही वो उसकी बुक वहाँ पर खोलता से पढ़ना स्टार्ट करता है। जब किसी के साथ ही दिखाते हैं कि ब्लू स्पिरिट उसके पास आती है और कहती है फाइनली वो शामन यहाँ पर से चला गया। जैसे ब्लू स्पिरिट उसके पास आती है तो हमारा जीवन जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो कहती है बेवकूफ तुम क्या कर रहे हो, मेरे पर क्यों अटैक कर रहे हो। तो जीवन कहता है मैं बस यहाँ पर चेक कर रहा था कि तुम असली हो यहाँ पर नकली हो। तो वो कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरे पर शक कर रहे हो। फिर साथ ही हंसना शुरू कर देती है और कहती है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि तुम वहाँ पर एक ही जगह के ऊपर बार बार भाग रहे थे, वो बिल्कुल अकेले, तुम्हारे साथ वहाँ पर कोई था भी नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो रही हूँ और मैं यहाँ पर साइड के ऊपर खड़ी होकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। और इसी के साथ ही उसे कह दिया कि मोटला मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर इस ब्रेसलेट को क्यों पहन लिया, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब तुम इस ब्रेसलेट को तोड़कर बाहर कैसे निकलोगे। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि अच्छा तो ये वाला ब्रेसलेट। और इसी के साथ हमारा जीवन इस ब्रेसलेट को बड़ी आसानी के साथ अपनी बाजू के ऊपर से उतार देता है। ब्लू स्पिरिट कहते हैं कि ये क्या, ये कैसे हुआ, तुमने तो यहाँ पर कसम खाई थी, मैंने खुद देखा था। तो जीवन उसे कहता है कि उसने कहा था कि ये ब्रेसलेट जो है अपने असली नाम और अपने असली फादर का नाम लेने से ही एक्टिवेटेड होता है, लेकिन मेरा नाम तो मॉक ग्योंगवून है ही नहीं और ना ही मेरे फादर का नाम मॉक इंडेन है। मेरा नाम और मेरे फादर का नाम तो अलग है, तो इसी वजह से ये कसम यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो ये बात सुनने के बाद ब्लू स्पिरिट कहते हैं कि तुमने तो यहाँ पर उस शामन को बेवकूफ बना दिया, इसका मतलब यह है कि अब तुम यहाँ पर उसका भी फायदा उठाने वाले हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ब्लू स्पिरिट से कहती है तो फिर चलो यहाँ पर से निकल चलते हैं, जबकि ब्रेसलेट फेक है तो क्यों ना भाग चले। तो हमारा जीवन कहता है कि नहीं, पहले मुझे यहाँ पर शामन से पूरा फायदा तो उठा लेने दो। मुझे लगता है कि शामन जो है अच्छी तरह से मुझे मास्टर बनकर सिखाना चाहता है, चाहे उसके यहाँ पर कोई अलग से मकसद जरूर होंगे, लेकिन जब तक यहाँ पर वो मुझे सिखा रहा है तब तक मैं उसे सीखूंगा और उसके बाद मैं शामन को मार डालूंगा, यहाँ पर से निकल जाऊंगा। और इसी के साथ फिर से ब्रेसलेट को पहन लेता है। तो उसे कहती है लेकिन तुम यहाँ पर से कैसे निकलोगे और तुम हीवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर चले गए तो वहाँ पर जाने के बाद निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा जोन से कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ सुना है, मैंने उस बंदे के बारे में सुना है, फैंटम स्वॉर्ड के बारे में, मैंने उसके बारे में ये सुना है कि वो यहाँ पर हो सकता है हीवन अर्थ एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है। और वो बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर से बता रहा होता है कि 6 हीवंस एंड 8 स्टार्स, ये 2 ऐसे टाइटल्स हैं जो कि कुछ ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो 6 हीवंस जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उनको 6 हीवंस कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर 8 अर्थ आते हैं, वो जितने ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन वो लोग भी उसी की तरह उन्हीं से 6 हीवंस की तरह ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनके लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 8 स्टार्स हैं, इन्हीं 8 स्टार्स में से ही स्वॉर्ड फैंटम भी है, यानी फैंटम स्वॉर्ड भी है। फैंटम स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक और रुथलेस है, इसी वजह से वो 8 स्टार्स में से एक है। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि उसका ताल्लुक इस हीवन एंड अर्थ एसोसिएशन के साथ है और वो हो सकता है कि वहीं पर तुम्हें मिले। जीवन जो होता है वो ब्लू स्पिरिट से कहता है कि अब मैं शामन चो का डिसाइपल बन चुका हूँ, तो उसका डिसाइपल बनने के बाद मैं बड़ी आसानी से वहाँ पर अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद मैं फैंटम स्वॉर्ड को ढूंढ सकता हूँ, फैंटम स्वॉर्ड को ढूंढने के बाद मैं उसको मारकर अपने ग्रैंडपा का बदला ले सकता हूँ। ब्लू स्पिरिट उसकी बात सुनने के बाद कहती है कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें भी वहीं पर ही जाना था, तुम्हें भी यहाँ पर इसी हीवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर ही जाना था जहाँ पर से मैं बदला लेना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन से कहता है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद ऐसे लगता है जैसे कि तुम यहाँ पर हीवन अर्थ एसोसिएशन को मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे इस बारे में कुछ बताना चाहोगी। तो इसी के साथ ब्लू स्पिरिट से कहती है लेकिन पहले मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना होगा। तुम्हारा जीवन से कहता है क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल बनना होगा। तो वो कहती है हाँ तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना होगा, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, क्योंकि एक बार तुम जब मेरे डिसाइपल बन जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर मेरी लिनिएज को आगे बढ़ाना होगा। इसी के साथ ही मेरा बदला भी तुम्हारा बदला होगा, तुम यहाँ पर सभी लोगों को मारोगे जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था। तुम्हारा जीवन कहता है कि अच्छा ठीक है ये बात। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी जब वहाँ पर हीवन अर्थ एसोसिएशन का मास्टर वून खड़ा था, इसका मतलब यह है कि ये उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। तो इसी के साथ ही हमारा जीवन कहता है कि रिवेंज एक ऐसी चीज है जिसे मुझे भी यहाँ पर चाहिए, रिवेंज एक ऐसी चीज है जो तुम्हें भी चाहिए, तो फिर हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। जीवन से कहता है लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो तो हजारों साल पहले हुआ था और वो सभी लोग तो मर चुके हैं, टाइम ने तुम्हारा बदला ले लिया। तो ये बात सुनने के बाद ब्लू स्पिरिट से कहती है कि मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पर मर गए हैं और 100 साल गुजरने के बाद वो सभी लोग मर जाए जिन लोगों ने, यानी फैंटम स्वॉर्ड मर जाए, तो क्या तुम यहाँ पर इसके अपने बदले को भूल जाओगे, तुम्हारे अंदर जो नफरत की भावना है वो खत्म हो जाएगी। तुम्हारा जीवन कहता है कि नहीं नहीं खत्म होगी। तो वो कहती है मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है, हालांकि यहाँ पर 1000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर सोचती हूँ कि उनके डिसेंडेंट्स जो अभी तक यहाँ पर जिंदा है जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था, तो मुझे यहाँ पर गुस्सा आता है और मैं यहाँ पर अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं सभी लोगों के खून के साथ यहाँ पर खून की नदियां बहाना चाहती हूँ, मैं उन सभी को मरा हुआ देखना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया
दिया था और इस मकसद के लिए जहाँ पर तुम मेरा साथ दोगे, तो क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे, क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे मेरा बदला लेने के लिए, क्या तुम मुझे एवेंज करोगे। तुम्हारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इसकी हेट्रेड तो बहुत ज्यादा डीप है और इसकी हेट्रेड यहाँ पर इतनी ज्यादा गहरी है कि मुझे लगता है कि इस बदला लिए बिना यहाँ पर इसको बिल्कुल भी शांति नहीं मिलने वाली। इसके साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर अब तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बनूंगा। तो वो उसे कहती है कि चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है लेकिन मेरी एक कंडीशन होने वाली है, मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि आखिर तुम बदला क्यों लेना चाहती हो, तुम्हारा उनके साथ क्या झगड़ा था जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बदला लेना चाहती हो, कम से कम मुझे इतना तो पता होना ही चाहिए। तो इसी के साथ ही वो थोड़ी देर के लिए खामोश होती है, फिर साथ ही उसे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज बताऊंगी। ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन जो थी वो उसके अंदर 3 डिवीजन थी, उनमें से एक डिवीजन का नाम था मून डिवीजन और मैं मून डिवीजन की कैप्टन हुआ करती थी। तो ये बात सुनने के बाद मां जियोन कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई कि तुम उनकी अपनी एक डिवीजन की साथी थी और उसके बाद उन्हें तुम्हें धोखा दिया। और उसके बाद हमारा जियोन जो है वहां पर उस ब्रेसलेट को पहने हुए अपना नाम लेता और कहता है कि मैं जियोंग जहां पर इस बात की कसम खाता हूं कि आज के बाद से मैं जहां पर तुम्हारा डिसाइपल हूं और साथ ही मैं जहां पर तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जैसे हमारा जियोन वहां पर उसके सामने कसम खाता है, क्योंकि ब्रेसलेट उसने पहना हुआ है तो इसी वजह से अब उसकी कसम यहाँ पर पक्की हो चुकी है। और उसके बाद हमारा जियोन से कहता है कि मैं जहां पर तुम्हारा बदला जरूर पूरा करने वाला हूं तुम्हारा डिसाइपल बनकर। के साथ हमारा जियोन से कहता है कि ब्लू स्पिरिट चलो अब यहाँ से चलते हैं, जबकि ब्लू स्पिरिट से कहती है कि अब जबकि तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मास्टर कहकर बुलाना चाहिए। तुम्हारा जियोन से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें मास्टर क्यों कहूंगा, मेरी यहाँ पर एक और कंडीशन है कि मैं आज के बाद से तुम्हें कभी मास्टर नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लू स्पिरिट ही कहूंगा। तो वो से कहती है क्यों तुम मुझे यहाँ पर मास्टर क्यों नहीं कह सकते, मैं उस शामन से भी ज्यादा बेहतर हूँ, लेकिन तुम उस शामन को मास्टर कह सकते हो और मुझे मास्टर नहीं कह सकते। तुम्हारा जियोन अपने पास एक डॉल निकालता है और उसे कहता है कि ये देखो मेरे पास यहाँ पर इवल मॉन्क है जो मेरी फैमिलियर स्पिरिट है और जो हमेशा मुझे मास्टर कहता है, तुमसे तो यही बेहतर है। हालांकि तुम ही मेरी फैमिलियर स्पिरिट और तुम्हें मुझे यहाँ पर अपना मास्टर कहना चाहिए, लेकिन तुम मुझे मास्टर नहीं कहती। और इसी के साथ ही डीमन मॉन्क वहां पर से मास्टर कहकर पुकारता है। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट पीछे मुड़ जाती है और गुस्से के साथ से कहते हैं कि वो डीमन मॉन्क तो बेवकूफ है लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। जियोन से कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, जल्दी से वापस चलते हैं। लगता है कि हमारे सफर यहाँ पर अब दोबारा से स्टामन जो होता है वो कार के पास खड़ा सोच रहा होता है कि 2 घंटे का टाइम पूरा हो चुका है और वो लड़का अभी तक यहाँ पर आया नहीं। मुझे तो लगा था कि वो जल्दी से स्पेल को डिसबाउंड कर देगा और उसके बाद यहाँ पर वापस आ जाएगा। लगता है कि मुझे खुद ही वहां पर उसको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। स्पेल को डिकास्ट करके उस लड़के को वहां पर से लेकर आ जाता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि हमारा जियोन आ जाता है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तो वो कहता है कि हालांकि ये काफी ज्यादा स्लो था लेकिन फिर भी ये वापस तो आ गया। तुम्हारा जियोन आकर उसे कहता है कि मास्टर मैं वापस आ गया हूँ। मास्टर जो होता है वहां पर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने यहाँ पर इस लड़के को अपना डिसाइपल बना लिया है कि जो 2 घंटे में यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़कर वापस आ गया है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि चलो ठीक है अब जाकर वैगन में बैठ जाओ क्योंकि तुम्हें अभी यहाँ पर काफी सारी रेस्ट करनी है, हम लोग यहाँ पर से सीधा ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन में जाने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो अंदर जाकर बैठ जाता है और इसी के साथ ही वहां पर से उनका आगे का सफर स्टार्ट होता है। जबकि हमारा जियोन वापस अंदर आकर बैठ जाता है। फोर्थ जंग मास्टर बेचारा अभी वहां पर बेहोश ही होता है। और उसके बाद हमारा जियोन कहता है कि मैंने वहां पर उस बैरियर को तो बड़ी आसानी के साथ थोड़ी देर में वहां पर डिस्पेल कर दिया था। उसके बाद मैं एक डोल बना रहा था, एक डोल बनाकर उसके अंदर मैंने यहाँ पर ब्लू स्पिरिट को उसके अंदर डाल दिया ताकि कोई भी यहाँ पर उसको सेंस ना कर सके, क्योंकि इस जो डोल है इसके अंदर से कोई भी एनर्जी को सेंस नहीं कर सकता। तो वो इसके साथ ही वहां पर ब्लू स्पिरिट बाहर निकलती है। जब उससे बात करने लगती है तो उसके अंदर क्रैक्स बढ़ जाते हैं। तुम्हारा जियोन से कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से इसको क्रैक करिए, जरा अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो, मेरे पास और ज्यादा डोल्स नहीं है, अगर यहाँ पर तुम्हारी डोल टूट गई तो फिर तुम फिर से यहाँ पर बेघर हो जाओगी, इसलिए चुपचाप यहाँ पर इसके अंदर बैठी रहो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसके अंदर रह लेती हूँ, लेकिन अगली बार मुझे यहाँ पर एक असली की बॉडी देना ताकि मैं एक असली ह्यूमन बॉडी के अंदर रह सकूं। जियोन से कहता हाँ क्यों नहीं तुम्हें एक असली की बॉडी जरूर मिलेगी। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर से काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, यानी कि वो लोग ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के काफी करीब पहुंच जाते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद जब वो ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के करीब पहुंच जाते हैं, यहीं पर गोचान को दिखाते हैं। गोचान एक पत्थर के पीछे छुपा होता है, सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इनका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इनका पीछा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर से आजाद हो सकता था। लेकिन लगता है कि मास्टर की फैमिलियर स्पिरिट होने की वजह से मैं मास्टर से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। जितना ज्यादा मैं मास्टर से दूर होता हूँ उतना ज्यादा मुझे बेचैनी होना शुरू हो जाती है और मेरी यहाँ पर अंदर की घबराहट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊंगा। इसी वजह से मुझे यहाँ पर इनका पीछा करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं घुस सकता, अपने मास्टर से ज्यादा दूर भी नहीं रह सकता और ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के अंदर घुस भी नहीं सकता क्योंकि वो लोग मुझे देखते ही मार डालेंगे। फिर मास्टर को यहाँ पर ऐसी क्या पड़ी थी कि उन्होंने यहाँ पर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन का कैप्टिव बनने के बारे में सोच दिया कि वो यहाँ पर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के लोगों के साथ खुद से वहां पर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि जरा सोचने दो मुझे, अब मैं चाइरिन की बॉडी के अंदर हूँ। चाइरिन जो है वो एक असैसिन सेक्टर की लीडर है और उसके पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिससे वो किसी भी सेक्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकती है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर स्किल्स को यूज करूँ। इसी के साथ ही वहां पर सोच रहा होता है कि इसके पास कोई ऐसा स्किल होगा जिसकी मदद से यहाँ पर इसके सेक्टर के अंदर घुस सकती है। इसी के साथ एक स्किल दिखाई देता है जिसमें वो एक लड़की बनी होती है। तो वो कहता है कि नहीं, ये स्किल्स बहुत ज्यादा बुरे हैं, मैं ऐसा स्किल बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वहीं पर चलाना शुरू कर देता है। जबकि वो लोग जो होते हैं वो आगे जा रहे होते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं कि वहां पर पीछे क्या हो रहा है। लगता है वहां पर कोई छुपा हुआ है। तुम्हारा गोचान जो होता है वहीं पर पत्थर के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर पकड़ा जाता और यहीं पर मैं मारा जाता, मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं अंदर जाकर मास्टर के पास जा सकूं। लेकिन फिर साथ ही वहां पर उसकी नजर बहुत सारे डिसाइपल्स के ऊपर पड़ती है कि वहां पर बहुत सारे यंग बच्चे जिनकी उम्र 20 साल से कम होती है, उन सभी को वहां पर ले जाया जा रहा होता है। सभी को वहां पर बंदी बनाकर ह्यूमन एसोसिएशन की तरफ ले जाया जा रहा होता है। तो गोचान कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर इतने सारे बच्चों को कहां पर से किडनैप करके लेकर आ रहे हैं। जबकि हमारा जियोन जो होता है वो अपनी कार के अंदर बैठा बड़ी आराम से बुक पढ़ रहा होता है और इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि हम लोग जहाँ पर पहुंच चुके हैं। ह्यूमन एसोसिएशन का वहां पर सामने एक बड़ा सा गेट होता है, सामने बड़ा सा पवेलियन होता है। वो लोग उस
दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं, सभी लोग वहाँ पर रुकते हैं। मिस्टर वून कहते हैं तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। तो जब भी मैं इस प्लेस को देखता हूँ मैं हमेशा बहुत ज्यादा हैरान होता हूँ क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इसी के साथ ही वहाँ पर वो सभी बच्चे जो होते हैं वो रेडी होते हैं, सभी को लगता है कि शायद वो वहाँ पर से निकलने वाले हैं। तो ब्लू स्पिरिट कहती है कि लड़के क्या तुम नर्वस हो रहे हो? तो जॉन कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। तो वो कहती है हाँ तुम्हें नर्वस होना भी नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वो कहती है कि अब तुम यहाँ पर फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। पहले तुम यहाँ पर थर्ड रेट के मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन लास्ट टाइम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। लेकिन अभी भी यहाँ पर रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है। बीकराम का मास्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन वहाँ पर अपने आसपास देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल्स क्यों हैं, ये सारे के सारे बच्चों को यहाँ पर क्यों लाया गया है? मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं यहाँ पर बंदी बनकर आया हूँ। इसी के साथ ही हमारा जीवन जो था वहाँ पर उसे कुछ महसूस होता है कि उनकी कार फिर से चलना शुरू हो गई है। तुम्हारा जीवन कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कहती है अब तुम्हें क्या हुआ, क्या गड़बड़ दिखाई दे रही है? तो वो कहता है कि हम लोग फ्रंट एंट्रेंस से यहाँ पर अंदर क्यों नहीं जा रहे? लगता नहीं है कि हमें ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के अंदर लेकर जा रहे हैं। लगता है कि हम लोग किसी और जगह जा रहे हैं। और इसी के साथ उनकी कार जो है वहाँ पर से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। और शामन जो वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या कोई मसला है? तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मास्टर ये क्या हो रहा है, हम लोग ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के अंदर नहीं जा रहे। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। वो अपने पास से एक टोकन निकालता है और उसके हाथ में देते हुए कहता है कि ये रिंग अपने पास संभाल कर रखना है, ये एक बहुत ही स्पेशल सॉर्सरी चार्म है। इसकी मदद से तुम यहाँ पर सॉर्सरी को यूज कर पाओगे। हालांकि तुम्हारे मेडियंस पॉइंट्स को ब्लॉक किया गया है ताकि तुम इंटरनल एनर्जी को यूज ना कर सको, लेकिन इस रिंग की मदद से तुम यहाँ पर सॉर्सरी यानी मैजिक को यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये सोचा भी नहीं था कि मैंने यहाँ पर अभी एक नया डिसाइपल ढूंढा और उस नए डिसाइपल को यहाँ पर अभी से सजा के तौर पर उस जगह के पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर तुम्हें कॉप्स वैली में भेजा जा रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम्हें वहां पर भेजा जाए क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है। लेकिन प्लीज यहाँ पर जिंदा रहना, वहां पर चाहे कुछ भी हो जाए जिंदा रहने की कोशिश करना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा सेक्टर मास्टर के साथ बात करके तुम्हें वहां पर से बाहर निकालने की। तुम दोनों ब्रदर्स को वहां पर कॉप्स वैली में भेजा जा रहा है जहां पर एंट्री टेस्ट होने वाले हैं। जॉन उसे कहता है कि ये किस किस्म का एंट्री टेस्ट की बात हो रही है? तो उसे कहता है कि कॉप्स ब्लड वैली एक ऐसी जगह है जहां पर हमेशा हम लोग सैपल्स को कहीं से किडनैप करके लाते हैं और वहां पर लाकर उन सैपल्स को छोड़ दिया जाता है और उनके टेस्ट लिए जाते हैं। वहां पर उन सैपल्स के टेस्ट लिए जाते हैं और वहां पर पास होने के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं, यानी कि तुम्हारे जिंदा बचने के वहां पर चांसेस सिर्फ 10% है। और जो लोग वहां पर मर जाते हैं उन्हें उठाकर वैली के अंदर फेंक दिया जाता है। और जो लोग जिंदा बच जाते हैं उनको यहाँ पर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन को ज्वाइन करने का मौका दिया जाता है। लेकिन तुम्हें वहां पर एंड्योर करना होगा, तुम्हें वहां पर बर्दाश्त करना होगा, तुम्हें वहां पर अपने स्किल्स को दिखाना होगा, तुम्हें वहां पर अपने किलिंग इंटेंट को दिखाना होगा। लेकिन तुम यहाँ पर मेरे पर भरोसा रखना, तुम्हारा मास्टर तुम्हें वहां पर से निकालने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम वहां पर जिंदा रहना जब तक मैं वहां पर से तुम्हें लेकर नहीं आता। और इसी के साथ ही एक सोल्जर वहां पर आता है और उसे कहता है कि शामन तुम यहाँ पर अंदर आकर डिसाइपल से बात नहीं कर सकते, बाहर आ जाओ। और इसी के साथ ही शामन जो होते हैं वहां पर से बाहर आ जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि इससे आगे शामन भी नहीं जा सकते, इससे आगे ब्लड कॉप्स वैली स्टार्ट हो रही है और इसके आगे सिर्फ और सिर्फ वही डिसाइपल्स जा सकते हैं जिनका टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि तुम दोनों बच्चे चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो, तुम लोगों का यहाँ पर कॉप्स ब्लड वैली में वेलकम है। सभी बच्चों को वहां पर से उतार लिया जाता है, सभी बच्चों को कार से निकाल लिया जाता है और उन सभी को अब आगे पैदल चलकर जाना होता है। तो वहां पर गार्ड्स होते हैं और गार्ड्स उन बच्चों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। सभी बच्चे वहां पर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ होते हैं। यहीं पर फोर्थ जंग मास्टर जूजान को भी दिखाते हैं। जूजान कहता है तो फाइनली यहाँ पर मैं आजाद हो ही गया, लेकिन यहाँ पर मुझे अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है, मेरी सारी की सारी पावर्स जो है वो इन्हें ब्लॉक कर दी हुई है। फिर साथ से वहां पर सामने दिखाई देता है थर्ड यंग मास्टर। तो वो कहता है कि ये तो यंग मास्टर ग्योंग मून है। तो उसी के साथ ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है उन सभी को साइड के ऊपर करते हुए, लेकिन इस एक सोल्जर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि चुपचाप लाइन में चलते रहो, अगर तुमने यहाँ पर लाइन तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें सजा मिलेगी। और इसी के साथ ही बेचारा वहीं पर चुपचाप चलना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इन लोगों ने हमें बताया भी नहीं कि ये लोग हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के कैप्टिव्स हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर इस तरह से बर्ताव कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जीवन जो होता है वहां पर उसे समझ आती है कि इन लोगों ने यहाँ पर की पूरी मेडियंस को ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से वो इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे। पहले उसे लगा था कि सिर्फ हम दोनों की एनर्जी को ब्लॉक किया गया है क्योंकि वो दोनों यहाँ पर बंदी बनाकर लाए गए हैं, लेकिन साथ ही वहां पर जितने डिसाइपल्स होते हैं उन सभी की कल्टीवेशन को भी ब्लॉक किया गया होता है। तुम्हारा जॉन कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, ये लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर खास करने वाले हैं। और वो ब्लू स्पिरिट से पूछता है कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट होने वाला है। तो ब्लू स्पिरिट कहती है कि मेरे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई नया तरीका यूज किया जा रहा है, यहाँ पर कोई टेस्ट होगा। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर उस टेस्ट को आसानी से पास कर लो। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखा दिया कि सभी बच्चों को वहां पर एक लिफ्ट के पास ले जाया जाता है जहाँ पर ब्लड कॉप्स वैली का मास्टर उनसे बात करने वाला है। तो हमारा जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे डिसाइपल है जिन लोगों ने हमें मिड जर्नी से ज्वाइन किया है, लेकिन इन सभी को यहाँ पर जगह के ऊपर क्यों लाया गया है। और इसी के साथ ही वहां पर उनके सामने मास्टर आता है और उनसे कहता है तुम सभी लोगों का यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, तुम सभी लोग यहाँ पर एक टेस्ट देने वाले हो। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि क्या तुम मेरे हाथ में इस मार्बल को देख रहे हो, वहां पर उस पानी के अंदर इस तरह के बहुत सारे मार्बल्स को फेंका गया है, तुम्हें जाकर उस पानी के अंदर से मार्बल्स को निकालना होगा, तुम्हें वहां पर से पानी के अंदर से मार्बल्स को ढूंढ कर लाना होगा और उसे लाकर मेरे सामने दिखाना होगा, तब तुम टेस्ट को पास कर जाओगे। अगर तुम इस मार्बल को नहीं ढूंढ पाते तो फिर तुम यहाँ पर मरोगे। और इसी के साथ एक लड़का वहां पर हाथ उठाता और कहता है कि मेरी बात सुनो, सभी लोग यहाँ पर अलग अलग सेक्टर से यहाँ पर लाए गए हैं और हम सभी लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए ही आए हैं, लेकिन तुम एक बात तो बताओ कि हम लोग यहाँ पर टेस्ट कैसे दे सकते हैं कि जब तुमने हमें यहाँ पर कुछ बताया भी नहीं, क्या टेस्ट का मकसद क्या है, तुम लोग बस यहाँ पर सीधे डायरेक्टली हमें कह रहे हो कि हमें पानी के अंदर से जाकर मार्बल को निकालना है, यही हमारा टेस्ट है। तो जैसे वो यहाँ पर उसे सवाल पूछ रहा था, इसी के साथ ही वो सेक्टर लीडर जो होता है वहां पर उस मार्बल को सीधा उसकी तरफ फेंकता है, जो उसके माथे के ऊपर जाकर लगता है और उसके माथे के आर पार हो जाता है और वो लड़का वहीं पर गिरकर मर जाता है। बाकी के
सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसी के साथ ही कॉप्स वैली का लीडर उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर कोई दूसरा सवाल नहीं पूछेगा। जब यहाँ पर तुमसे कहा जा रहा है कि टेस्ट है तो फिर जाओ जाकर मार्बल को ढूंढना स्टार्ट करो, तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी ने यहाँ पर दोबारा सवाल पूछा तो वो मरेगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही काम होने वाला है, जो ऑर्डर्स दिया जाए उस ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर सवाल पूछा तो फिर मरोगे, अगर तुम्हें ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं और उन ऑर्डर्स को तुम पूरा नहीं करते तो तुम मरोगे, और अगर यहाँ पर तुम टेस्ट में फेल हो जाते हो तो भी तुम मरोगे। इसलिए चलो जल्दी से आप भागना स्टार्ट करो, जाकर मार्बल्स को ढूंढ कर लाओ क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और इसी के साथ ही वो सभी जो होते हैं वहाँ पर मार्बल ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन जो होता है ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर शामन चो जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उनसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मुझे अभी भी यहाँ पर एक बहुत ही खास डिसाइपल मिला था और सेक्टर मास्टर ने उसे उठाकर वहाँ पर कॉप्स ब्लड वैली में भेज दिया। तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर उसके बचने के चांसेस कितने कम है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सेक्टर लीडर के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, उन्होंने कहा कि सभी को वहाँ पर भेजा जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग यहाँ पर ऑर्डर्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पर ऐसा ही चलता है और हम लोग यहाँ पर उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, इसलिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो शामन चो से कहता है क्या तुमने उन्हें यहाँ पर बताया था कि मैं उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि तुमने उनको नहीं बताया था, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर उस लड़के को भी वहाँ पर भेज दिया है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और जाकर उस लड़के को वहाँ पर से निकालने की कोशिश करूंगा। जबकि मास्टर वून वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि वो लड़का ना सिर्फ यहाँ पर इसके लिए स्पेशल है क्योंकि उसको शामनिज्म के स्किल्स आते हैं, बल्कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि उसके पास लूनार वेन स्पेशल स्किल है और जो तलवारबाजी के स्किल्स पिछले कई सौ सालों से गुम हो चुके हैं वो उस लड़के के पास हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे सेक्टर लीडर आखिर करना क्या चाहते हैं, क्या वो उस लड़के का टेस्ट लेना चाहते हैं कि क्या वो लड़का इस लायक है कि हमारी ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन को ज्वाइन कर सके या नहीं, क्योंकि अगर वो वाकई में लायक हुआ तो अपने स्किल्स के साथ वो बच जाएगा, नहीं तो वहीं पर कॉप्स ब्लड वैली में बाकी सभी डिसाइपल्स की तरह मारा जाएगा। तो इसी के साथ ही वो शामन चो से कहता है कि यहीं पर रुक जा, मुझे लगता है कि सेक्टर लीडर उसका टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सेक्टर कॉप्स वैली का सेक्टर लीडर जो होता है वहाँ पर उनके सामने एक अगरबत्ती जलाता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक इंसेंस को जला रहा हूँ, इसके यहाँ पर बुझने तक तुम में से जो मार्बल को लेकर पास हो जाएगा वो बच जाएगा और जो यहाँ पर इसके बुझने के बाद मार्बल को ढूंढेगा वो भी यहाँ पर मरेगा। और इसी के साथ सभी लोग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए पानी के अंदर चले जाते हैं। जबकि सेक्टर लीडर वहाँ पर उस मोमबत्ती को वहीं पर खड़ा कर देता है और कहता है कि अब यहाँ पर चल रही है और इसके जलने तक का तुम्हारे पास टाइम है। और इसी के साथ यूचन वहाँ पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो वो यहाँ पर भागते भागते अपने ब्रदर की तरफ देखता है कि उसका थर्ड ब्रदर वहीं पर खड़ा होता है, वो भाग नहीं रहा होता। तो वो कहता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर खड़ा क्यों है, क्या इसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि छोड़ो उसे, मुझे यहाँ पर दूसरों की परवाह किए बगैर अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे टाइम रहते हुए मार्बल नहीं मिला तो फिर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। लाइट जो होती है वहाँ पर जलती जा रही होती है और इसी के साथ ही वो सभी बच्चे वहाँ पर से मार्बल ढूंढ रहे होते हैं। हमारे जियोन को छोड़कर बाकी के सभी लोग वहाँ पर मार्बल ढूंढने की कोशिश में लगे होते हैं। जब किसी के साथ एक लड़के को वहाँ पर मार्बल मिल जाता है, वो उसे वहाँ पर से निकालता और खुश होकर कहता है कि मुझे मार्बल मिल गया। और बाकी के सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं, वो काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि सबसे पहले यहाँ पर मार्बल मुझे मिलेगा, मैंने तो इस टेस्ट को पास कर लिया, मुझे बस भागकर वहाँ पर जाना है, जाकर सेक्टर लीडर के सामने कहना है कि मुझे मार्बल मिल गया है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर से आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही एक लड़का पीछे से निकलता है और उसे कहता है कि जल्दी से मार्बल मेरे हवाले करो, मार्बल मुझे दे दो। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़का तेजी के साथ बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं ये तुम्हें क्यों दूंगा जो मुझे मिला है। और वो लड़का उसका पीछा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भुट्टा बना दूंगा, जल्दी से मार्बल मुझे दे दो। तो जब वो लड़का वहाँ पर से भागता हुआ पानी के अंदर से बाहर निकल जाता है, उसे लगता है कि वो सेफ है, लेकिन इसी के साथ उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा होता है, यानी कि हमारा जियोन उसके सामने खड़ा होता है। तो वो कहता है कि अब ये लड़का कहाँ पर से आ गया, हम लोग काफी देर से देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बाहर ही खड़ा था, ये अंदर नहीं आया, आकर मार्बल को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। क्या ये पहले से यहाँ पर खड़ा इंतजार कर रहा था कि कोई मार्बल लेकर आए जो उसके पास से मार्बल को छीन ले। जबकि सेक्टर लीडर भी दूर खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है कि ये लड़का अब यहाँ पर क्या ही करेगा। और पीछे से एक लड़का जो था वो भागता हुआ आके बढ़ रहा था और उस लड़के से कह रहा था कि मार्बल मुझे दे दो। तो जैसे वहाँ पर उस मार्बल को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है, वो कहता है कि नहीं, मैं ये किसी को नहीं दूंगा, मैं ना तो तुम्हें दूंगा ना ही इस लड़के को दूंगा। और इसी के साथ ही वो अपना मुंह खोलता है, मार्बल को अपने मुंह में डाल लेता है। वो उस मार्बल को वहाँ पर निगलने की कोशिश करता है ताकि वो मार्बल किसी को भी ना मिल सके। जैसे वो लड़का वहाँ पर उस मार्बल को निगल रहा होता है, दूसरा लड़का चलाकर उसे कहता है पागल कहेंगे, इस मार्बल को खाओ मत। और वो मार्बल को निगल रहा होता है और उसके गले के अंदर मार्बल जैसे पहुंचता है, हमारा जियोन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे गले से पकड़ लेता है। तुम्हारा जियोन जब उसे गले से पकड़ लेता है तो बाकी के सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तो जियोन उसको गले से पकड़कर कहता है तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम वहाँ पर उस मार्बल को मेरे हाथ में पकड़ाकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस मार्बल को निगल लोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकाल नहीं सकता। तो इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है उसकी जो ट्रंकिया होती है उसके ऊपर जोर डाल रहा होता है और बाकी के सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है। और बाकी के सभी वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये लड़का तो एक ऑर्थोडॉक्स एक्टर से यानी कि राइटियस सेक्टर से, फिर यहाँ पर ये क्या कर रहा है। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है उसके गले के अंदर हाथ डालकर उसकी ट्रैकिया को खींचकर बाहर निकाल देता है, यानी कि उसके विंड पाइप को वहाँ पर खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे उसका गला चीर जाता है। और उसके गले के चिरने के साथ ही उसके अंदर से मार्बल बाहर निकल आता है। हमारा जियोन जो होता है उसको वहाँ पर गला चीर देता है और वो लड़का वहीं पर मर जाता है। जबकि उसके मरने के साथ ही मार्बल वहाँ पर से निकल आता है और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक पागल मॉन्स्टर है, इसने यहाँ पर एक लड़के को मार डाला, उसका गला चीर दिया सिर्फ और सिर्फ मार्बल के लिए। अब यहाँ पर कोई भी उसके पास से मार्बल छीनने के लिए आगे नहीं बढ़ता और हमारा जियोन उस मार्बल को लेकर सीधा सेक्टर लीडर के पास जाता है, उसे कहता है कि क्या मैं पास हुआ। तो वो उसकी मार्बल देखने के बाद कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर पास हुए। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे मार्बल के ऊपर यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, यही तुम्हारा टेस्ट नंबर होने वाला है और इसी नंबर के मुताबिक अब अगले टेस्ट तुम यहाँ पर देने वाले हो, तुम्हारा नंबर 63 होगा। तुम्हारा जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी
के साथ ही वो अपने पास एक बैच देते हैं और उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे पास एक बैच है, इस बैच को अपने पास रखना। उस बैच के ऊपर नंबर 1 लिखा होता है। तो वो उसे कहते हैं कि जहाँ पर इस बैच के ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि तुम जहाँ पर पहले नंबर पर तुमने इस टेस्ट को पास किया है, इसे अपने पास संभाल कर रखना और सेफ रखना। तो जॉन उन दोनों चीजों को अपनी जेब के अंदर डाल लेता है और उसे कहा जाता है कि वहाँ पर साइड के ऊपर जाकर बैठ जाओ, रेस्ट करो जब तक ये टेस्ट खत्म नहीं हो जाता। और इसी के साथ ही हमारा जॉन साइड के ऊपर चला जाता है, जबकि सेक्टर लीडर वहाँ पर सोच रहा था कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि राइटियस सेक्टर का एक लड़का यहाँ पर ये सब कुछ करके दिखाएगा और सबसे पहले वही टेस्ट को पास करेगा। मुझे लगता है कि इस बार यहाँ पर काफी कुछ अच्छा होने वाला है। सेक्टर लीडर ने, यानी कि ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन का जो सेक्टर लीडर है, उसने स्पेशली मुझसे कहा था कि मुझे इस लड़के के ऊपर ध्यान देना है, ये वही लड़का है जो काफी ज्यादा खास है। तो हमारा जॉन जो होता है सबसे पहले नंबर पर वहाँ पर टेस्ट को पास कर लेता है और उसे वहाँ पर नंबर 1 का बैच भी मिलता है। तो वहाँ पर आकर साइड के ऊपर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बाकी सभी लोगों में से ज्यादा बेहतर इसी वजह से मैं इस जगह के ऊपर सर्वाइव कर पा रहा हूँ, लेकिन इस जगह के ऊपर जहाँ पर ज्यादातर लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, मैं यहाँ पर पहले नंबर पर सबसे पहले आकर बैठा हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये कंपटीशन जो है और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि टाइम कम रहता जा रहा है और इस कंपटीशन का मेन मकसद यहाँ पर मार्बल्स को ढूंढना नहीं है, बल्कि मार्बल्स को दूसरों के पास से छीनना भी है। और वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। जिस किसी को वहाँ पर मार्बल मिलता है, दूसरे उसके ऊपर अटैक करके उसके पास से मार्बल को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ तक उनमें से कुछ लोग वहाँ पर बेचारे मारे भी जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और एक वहाँ पर लड़का जो होता है वो मार्बल लेकर वहाँ से भाग रहा था दूसरों से बचकर। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन इसी के साथ ही सामने से एक लड़का निकलता है जो काफी डेंजरस लग रहा होता है। वो उसे सर से पकड़ता है, उठाकर पत्थर के ऊपर उसे पटक देता है और साथ उसके पास से मार्बल ले लेता है और कहता है कि ये लो, मुझे भी यहाँ पर एक मार्बल मिल गया, अगर तुम में से किसी को यहाँ पर मरना है तो मेरे पास आ जाओ। और इसी के साथ ही वो दूसरा होता है, तो दूसरे नंबर पर वो मार्बल को लेकर बाहर आता है, जबकि वो सभी गार्ड जो होते हैं उसके बारे में जानते होते हैं। वो कहते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर जो टैटूज हैं उसे देखकर लगता है कि स्कारलेट डेथ वैली से यहाँ पर आया है, ये लड़का स्कारलेट डेथ वैली से हो सकता है। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर अपनी मर्जी से टेस्ट देने के लिए आया होगा, क्योंकि इनकी एसोसिएशन जो है वो हमारी ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है और इनके यहाँ बहुत ही कम मेंबर्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्किल्स होते हैं, क्योंकि इसी वजह से इन्हें यहाँ पर हमारी एसोसिएशन का मेंबर बनाया गया है। फिर साथ ही वहाँ पर एक और लड़की को दिखाता है कि वो वहाँ पर से पत्थर उठाती है और पत्थरों के साथ सभी लड़कों के ऊपर अटैक कर रही होती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देती है और वो भी वहाँ पर से एक मार्बल लेकर भागती हुई बाहर आ जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की है। फिर साथ उन्हें वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो काफी मोटू सा होता है। वो एक लड़के को उठाता है और उसे उठाकर वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है, यानी कि वो उन लोगों को बड़ी आसानी के साथ उठाकर पटक रहा था। तो वो लोग कहते हैं कि इन बच्चों की कल्टीवेशन को सील किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर हैं, जहाँ पर इनके स्किल्स बाकी के एवरेज सैपल से काफी ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे ऐसे रिमार्केबल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ और सैपल्स को वहाँ पर दिखाते हैं कि जो लोग वहाँ पर मार्बल ले लेते हैं और सभी लोग वहाँ पर पास होते जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो लड़का जो होता है हमारे जियोन के पास आता है और उसके पास आने के बाद उसे कहता है कि लड़के, इस बार तो तुमने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ले ली, लेकिन अगले ट्रायल में तुम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन नहीं ले पाओगे, अगला ट्रायल तो यहाँ पर मेरा ही होने वाला और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने हाथों के साथ में मारूंगा। तुम्हारा जियोन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद हल्की से स्माइल देता है और उसके बाद वहाँ पर पास होने वाले लड़कों में ये सारे साहस डिसाइपल और उसके अलावा काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। तकरीबन 300 से भी ज्यादा डिसाइपल्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर पास हो गए हैं। उसने जो इंसेंस जलाई होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कम रह चुकी होती है, यानी कि तकरीबन वहाँ पर कोई 5-10 मिनट का ही टाइम रह गया होता है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा यूचान जो होता है अभी भी वहाँ पर मार्बल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि टाइम बहुत ही कम बचा है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, मुझे जल्दी से जल्दी मार्बल ढूंढना होगा। वो मार्बल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। इसी वजह से वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर बाकी सभी की तरह करूँ, क्या मैं यहाँ पर किसी दूसरे को पीट कर उसके पास से मार्बल छीन लूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी यहाँ पर इतने स्किल्स है कि मैं यहाँ पर फाइटिंग में दूसरों को हरा सकता हूँ। और इसी के साथ ही दिखाता है कि एक लड़का जो होता है वहाँ पर एक मार्बल को उठाता है, लेकिन एक गार्ड उसको मार डालता है। तो इस बात से वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़के ने वहाँ पर असल में एक सवाल पूछा था। उस लड़के ने उस मार्बल को उठा लिया था जिस मार्बल के साथ सबसे पहले टेस्ट स्टार्ट होने से पहले एक लड़के को मारा गया था, लेकिन उसके ऊपर नंबर नहीं था। और उसने मार्बल को उठाकर गार्ड से पूछा था क्या ये भी यहाँ पर काउंट होगा, लेकिन इसी वजह से गार्ड ने उसको मार डाला और कहा कि तुमने यहाँ पर सवाल क्यों पूछा है, अगर तुम्हें यहाँ पर मार्बल मिल गया तो मार्बल को अपने पास रखो। इसी के साथ ही वो सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वाकई में यहाँ पर हम सभी को मार डालेंगे अगर हमने जल्दी से जल्दी यहाँ पर मार्बल नहीं ढूंढा। तो जो लोग पास होकर बाहर खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर इन बेवकूफों को सवाल पूछने की जरूरत ही क्या है, चुपचाप दूसरों को मारो, उनके पास से मार्बल लेकर बाहर आ जाओ। इसी के साथ ही वो लोग जो पास हो चुके होते हैं वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो हमारा जीवन जो होता है फिर से वहां पर जाकर उस नदी के पास खड़ा हो जाता है, यानी उस पानी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ सामने की तरफ करता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, ये तो वही पागल लड़का है ना जिसने सबसे पहले वहां पर एक लड़के का गला चीर दिया था। तो वो कहते हैं कि ये यहाँ पर कुछ अजीब हरकत कर रहा है। तुम्हारा जीवन वहां पर से डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, हालांकि उसकी कल्टीवेशन सील कर दी गई है, लेकिन वो डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि वहां पर उस पानी के अंदर बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। तो इतने सारे लोगों के मरने की वजह से वहां पर से डेथ की एनर्जी निकल रही होती है। तो जीवन वहीं पर खड़े होकर सभी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सारी डेथ एनर्जी और मैं सारी की सारी डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो जीवन वहां पर बड़े मजे के साथ अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा था, साथ ही सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ और लोगों को मारो, कुछ और लोगों को मरना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी निकलेगी और सारी की सारी एनर्जी जब मेरे पास आ जाएगी तो फाइनल रिजल्ट यही होने वाला है कि मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ पर से बाहर निकलूंगा। जीवन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसके लिए तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक बड़े टेबल की तरह होता है जिसके ऊपर यहाँ पर खाना सजाकर उसके सामने रख दिया गया। तो वो कहता है कि बस यहाँ पर और मारते जाओ और मारते जाओ, और उनके पास सिर्फ एक मिनट का टाइम बचता है। तो सेक्टर लीडर लोगों से कहता है कि सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा है, अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो लोग यहाँ पर मार्बल टाइम लेते हुए नहीं पकड़ पाए तो वो सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो यूचान भी अब वहाँ पर फाइट करना शुरू कर देता है। वो एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था और कहता है कि मर जाओ मर जाओ मर जाओ, मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मरना
सुनना नहीं चाहता और वो उस लड़के को मार डालता है। वो पंचेस मार मार कर उसको मार डालता है, साथ ही उसके हाथ से मार्बल उठाकर अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि फाइनली यहाँ पर मुझे एक मार्बल मिल ही गया। तो जब वो मार्बल अपने हाथ में पकड़कर बैठा होता है, इसी के साथ ही सेक्टर लीडर कहता है कि टाइम खत्म हो गया क्योंकि उनकी इंसेंस बुझ जाती है और साथ ही गार्ड से कहा जाता है कि जिन लोगों के पास मार्बल नहीं है सभी को मार डालो और इसी के साथ ही वो एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देते हैं। तो गार्ड जो होते हैं वहां पर उन सभी को मारे होता है जिन सर्वर्स के पास मार्बल्स नहीं होते और इसी के साथ ही हमारा जूचन वहां पर सोच रहा था कि मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मार्बल तो मेरे पास है लेकिन टाइम खत्म हो चुका है और अभी तक मैं बाहर नहीं निकला। तो वो वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर मरूंगा और इसी के साथ ही गार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में मार्बल देखता है और उसे कहता है कि तुम पास हो गए हो और इसी के साथ ही वो उसे कहता है गुड लक और वो आगे बढ़ जाता है। जबकि हमारा जूचन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर पास हो गया। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर किसी की जान ले ली। उसके हाथ खून के साथ रंगे होते हैं। फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पर खून खराबा आम सी बात है, जहाँ पर सर्वाइव करने के लिए करना ही पड़ेगा। सेक्टर लीडर उन सभी लोगों से कहता है कि जो लोग पास हो गए सभी लोग यहाँ पर वापस आ जाओ। तकरीबन 468 लोगों ने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया है। अब तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो तो मैं यहाँ पर तुम सभी को बताता हूँ कि इस बार का रिजल्ट बाकी बार के रिजल्ट के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर है। तुम सभी को बधाई हो। अब जबकि तुमने टेस्ट को पास कर लिया तो फिर तुम्हारे सेकंड टेस्ट की बारी आती है। अब यहीं पास से तुम्हारा सेकंड टेस्ट स्टार्ट होगा। सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग अभी तक यहाँ पर पहले वाले टेस्ट की वजह से काफी ज्यादा बुरी हालत में और थके हुए हैं और ये लोग सेकंड टेस्ट की बात कर रहे हैं। जबकि यूचान सोच रहा होता है कि हमें तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहले टेस्ट को पास किया और अब लोग यहाँ पर सेकंड टेस्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड टेस्ट हम लोग कैसे पास कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही सेक्टर लीडर उनसे कहता है कि शांत हो जाओ, सेकंड टेस्ट जो है वो तुम्हारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये बहुत ज्यादा सिंपल होगा। तुम सभी लोग सामने इस माउंटेन को देख रहे हो, तुम्हें कल सुबह सूरज निकलने से पहले तक वहां पर जिंदा रहना है, बस तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें इस माउंटेन के ऊपर जाकर सर्वाइव करना होगा। सभी लोग उस माउंटेन की तरफ देखते हैं तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि बस इतना ही क्या, इस माउंटेन के ऊपर बस सर्वाइव करना है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, हम कहीं पर भी छुप सकते हैं। तो सेक्टर लीडर उनसे कहता है कि एक और बात, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव नहीं करना बल्कि वहां पर 40 फ्लैग लगे हुए हैं, यानी कि वहां पर 40 झंडे लगे हुए हैं और हर झंडे के नीचे सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही रह सकते हैं। तो क्या तुम लोग जहाँ पर मेरी बात को समझ रहे हो? एक फ्लैग के नीचे सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों का ग्रुप रह सकता है, ना ही एक बंदा कम और ना ही एक बंदा ज्यादा। अगर 7 हुए तब भी सभी लोग मरोगे, अगर 8 हुए तब भी सभी लोग मरोगे। जैसे वहां पर सूरज निकले और हमारे सोल्जर्स वहां पर पहुंचे, यानी हमारे गार्ड्स वहां पर पहुंचे, तो एक फ्लैग के नीचे सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही होने चाहिए। 40 फ्लैग हैं, 40 फ्लैग के नीचे सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सोच समझकर आगे बढ़ना। सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, कंडीशंस तो बहुत ज्यादा हार्श हैं। यूचान वहां पर सोच रहा था कि वहां पर टोटल 40 फ्लैग है और एक फ्लैग के नीचे अगर 8 लोग बैठ सकते हैं, इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ 320 लोग ही यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर सकते हैं और बाकी के लोग किधर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस माउंटेन के ऊपर सर्वाइवल के लिए फाइट होने वाली है, उन सभी को आपस में लड़कर एक दूसरे को मारना होगा, तभी यहाँ पर सिर्फ 320 लोग पास हो पाएंगे। सेक्टर लीडर उन सभी लोगों से कहता है तो फिर ठीक है, गुड लक, जाओ जाकर तो अपना टेस्ट स्टार्ट करो। कर सेकंड ट्रायल में सभी लोगों को माउंटेन के ऊपर सर्वाइव करना है, लेकिन एक झंडे के नीचे सिर्फ 8 लोग ही रह सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक नई मुसीबत स्टार्ट होती है, तो वो सभी लोग ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सभी लोग 8 लोगों के ग्रुप बनाते हैं। तो यहीं पर दिखाता है कि वो लड़का जो काफी ज्यादा टैटू वाला दासू लड़का होता है, उसके पास एक लड़का आता है और उसे कहता है कि स्कारलेट डेथ वैली के यंग मास्टर, क्या तुम यहाँ पर हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा प्रीटी एवरेज लगता है, मैं इस लाइन लोगों बेकार लोगों के साथ टीम क्यों बनाऊंगा। और उसी के साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर से दफा हो जाओ। फिर साथ ही वो सोच रहा था क्योंकि इसमें यहाँ पर टीम बैटल होने वाली है और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को मैं ज्वाइन करूंगा उतना ज्यादा मेरे लिए बेहतर रहेगा, मुझे यहाँ पर चुन चुनकर खुद अपनी टीम बनानी होगी। और इसी के साथ ही वो बिग जुंग सेक्टर के लड़के के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ टीम बनाना चाहोगे, क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे? तो क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वाली फाइट में हमारी टीम बैटल करनी पड़ सकती है, तो इसी वजह से अगर तुम मेरी टीम में रहोगे तो मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, हम एक दूसरे से फाइट भी नहीं करनी पड़ेगी और हम लोग यहाँ पर बाकी सभी लोगों को बड़ी आसानी से हराकर एंड के ऊपर जीत जाएंगे। तो बिग जुंग सेक्टर का लड़का उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा ये बात है, लेकिन साथ ही वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमें भी आपस में फाइट करना पड़ सकती है और मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें जाकर अपना फ्लैग खुद ढूंढना चाहिए। और उसी के साथ ही वो इतना कहकर चला जाता है। जबकि इससे टैटू वाला लड़का काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम इस बारे में बहुत ज्यादा पछताने वाले हो क्योंकि वहां पर जाने के बाद अगर तुम मेरी टीम में नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो लड़का वहां पर से चला जाता है। मोटू से कहता है कि ये तो वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा। फिर साथ ही वो लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि माहुआ हाउस की लड़की, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी? तो वो कहती है दफा हो जाओ। इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कमीने लोग, इनमें से कोई भी यहाँ पर मेरे साथ टीम क्यों नहीं बनाना चाहता? जबकि हमारा जियोन उसके पास आता है और उसे कहता है कि टैटू वाले लड़के, क्या तुम यहाँ पर मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी टीम में आ सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वो टैटू वाला लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर अगर किसी को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता तो वो इस लड़के को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर हमारी टीम में रहेगा तो ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस जैसे रुथलेस बास्टर्ड को अपनी टीम में रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी टीम में नहीं रख सकता और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। जबकि हमारा जियोन सोच रहा होता है कि ये क्या, इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। और ब्लू स्पिरिट भी कहती है हाँ, इस लड़के ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। हमारा जियोन कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले इसी को मारने वाला था क्योंकि मुझे इसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी डेथ की एनर्जी महसूस हो रही है। अब जबकि हम लोग सेम टीम में नहीं है, इसका मतलब यह कि मरेगा तो ये अब भी, लेकिन मुझे इसे ढूंढ कर मारना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपने किलिंग इंडेंट को रिलीज करता है। फिर साथ ही एक लड़का उसके पास आता है और उसे कहता है कि ब्रदर, क्या तुम यहाँ पर हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? हमारी टीम लीडर ने कहा है कि हमें यहाँ पर तुम्हें अपनी टीम को ज्वाइन करवाना चाहिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम हमारी टीम को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। और साथ ही उसकी टीम मेंबर्स को दिखाता है कि उसके पास पहले से यहाँ पर पूरे 7 लोग होते हैं उनकी टीम
के अंदर, और एक लड़की होती है जो कि उनकी लीडर बनी हुई होती है। साथ ही हमारा जॉन उस लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़की उसे हेलो बोलती है। तुम्हारा जॉन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जूचान को दिखाता है कि जूचान कहता है कि जॉन ने भी यहाँ पर अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया है, मुझे लगता है कि अब से यहाँ पर मैं भी अपने आप के ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ, मुझे भी किसी टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पर सेकंड टेस्ट को भी पास करना है, अगर उसने पहले टेस्ट को पास कर लिया तो मैं भी यहाँ पर पहले टेस्ट को पास करके सेकंड टेस्ट को भी पास करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर साथ ही वहाँ पर ड्रम बजाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है सेकंड ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से माउंटेन के ऊपर चले जाओ। और सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर से माउंटेन की तरफ चले जाते हैं, जबकि यहीं पर गार्ड्स बातें कर रहे होते हैं कि इन बच्चों को तो इस बारे में अंदाजा भी नहीं है कि माउंटेन के ऊपर आखिर होने क्या वाला है। इनको यहाँ पर इस बारे में यही लगता होगा कि 8-8 की टीम बनाकर यहाँ पर फ्लैग के नीचे जाकर खड़े हो जाएंगे और अपने फ्लैग को प्रोटेक्ट करेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन अफसोस कि इस माउंटेन के ऊपर कुछ ज्यादा चल रहा है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं। जैसे वो लोग माउंटेन के ऊपर जा रहे होते हैं, इसी के साथ ही हमारे जॉन की टीम के लोग उससे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को हमारे साथ रखना जरूरी है क्या। वो लड़की के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि सिस्टर तुमने कहा था कि इस लड़के को अपनी टीम में रख लेते हैं, लेकिन इस लड़के को रखना जरूरी है क्या, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को तुम्हें पता है ना किस लिए रख रही हूँ, सभी को यहाँ पर इस लड़के से डरने की क्या जरूरत है। हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने यहाँ पर अपना प्लान पूरी तरह से वर्कआउट किया हुआ है और जो प्लान इसी तरह से काम करेगा जिस तरह से हमने बनाया था। हम लोग यहाँ पर टोटल 8 लोग हैं और हम लोग इसके अलावा यहाँ पर इस लड़के को एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। सुबह के वक्त जैसे वहाँ पर सूरज निकलेगा, गार्ड्स वहाँ पर आने वाले होंगे, हम इस लड़के को मार डालेंगे और इसे हम अपने रिंग से बाहर फेंक देंगे। और हमारा एक लड़का जो कि हमारे ग्रुप का पहले से एक मेंबर पीछे पीछे हमारा पीछा कर रहा है, वो उस वक्त भागता हुआ हमारे पास आ जाएगा और इस तरह हमारे पास फिर से 8 लोग पूरे हो जाएंगे और हम लोग इस कमीने को भी मार डालेंगे और इस तरह यहाँ पर हमारा एक खतरा कम हो जाएगा। अगले टेस्ट में यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी वजह से दिक्कत नहीं होने वाली। इसी वजह से मैं यहाँ पर बड़ी पिक्चर देख रही हूँ, तुम लोग यहाँ पर इस बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन मैंने ये सब कुछ वर्कआउट किया हुआ है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस लड़के को यूज करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर सुबह तक सर्वाइव करेंगे और उसके बाद इस लड़के को मार डालेंगे। लोगों का प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा होता है। ये लड़की हालांकि दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन है बड़ी कमीनी जिसने यहाँ पर सारा का सारा प्लान बनाया हुआ है। और इसी के साथ ही वो पीछे हमारे जॉन की तरफ देखती है और कहती है कि लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम है, चलो थोड़ी सी फ्लर्टिंग करते हैं। और इसी के साथ ही वो जॉन के पास जाती है और कहती है कि है तुझे एक लड़का ही, और वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, पहले ट्रायल में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। आखिर तुम कौन सी फैमिली से और तुम कहाँ से हो, तुम यहाँ पर मुझे बताओगे, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए हो। और इसी के साथ हमारा जॉन जो होता है वो सामने की तरफ देखता है तो वो सभी लड़के गुस्से के साथ उसको घूर रहे होते हैं। सोहा वहाँ पर सोच रही होती है कि अब जबकि बाकी के सभी लोग इससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे हैं तो मुझे लगता है कि इस लड़के को वो सभी मारने में मेरा साथ देंगे और एंड के ऊपर इस लड़के को मारकर हम लोग बड़ी आसानी से टेस्ट को पास कर लेंगे। इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है अपना हाथ उठाता है और उसके गले में डाल लेता है और उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो फिर ठीक है, तुम भी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। और इस बात से सोहवा काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इसी के साथ ही हमारा जॉन उसे कहता है मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम और तुम्हारे ये सभी साथी यहाँ पर खुद ब खुद मेरे पास चलकर आ गए, क्योंकि क्या तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मुझे यहाँ पर अभी खाना खाना था। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है वहीं पर अपने बाजू को मोड़ लगाकर अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो सोहवा की गर्दन तोड़ देता है। उसकी गर्दन टूटने के साथ ही सोहवा वहीं पर मर जाती है और बाकी के सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हमारा जॉन उसे वहीं पर मारने के बाद उन सभी से कहता है कि अब यहाँ पर तुम सभी की बारी है। तुम सभी को क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से अपने जाल में फंसा लोगे और मैं यहाँ पर इतनी बेवकूफ हूँ कि तुम सभी लोगों के जाल में फंस जाऊंगा। अब तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी माउंटेन मेरे लिए बिल्कुल खाने की टेबल की तरह है। यहाँ पर मेरा खाना खाने का टाइम है, एक एक करके मैं तुम सभी को मारने वाला हूँ। उसी के साथ उनमें से एक लड़का जो होता है उसे गालियां देना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर सोहवा को मारने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही बाकी के लड़के उसे शांत करवाते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम लोग यहाँ पर इसका गुस्सा दिलाने के ऊपर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग अभी भी यहाँ पर 6 लोग हैं। सोहवा के मरने के बाद हम लोग यहाँ पर अगर मिलकर इसके ऊपर अटैक करें तो हम लोग इसे अभी भी यहाँ पर हरा सकते हैं। तो वो उनसे कहता है कि चलो सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, इसको मार डालते हैं। इसने सोहवा को मारा है तो हम सभी लोग मिलकर इससे बदला लेंगे। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, सभी लोग वहाँ पर मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो फिर वो इसको मार डालेंगे। तो हमारा जॉन कहता है कि तो कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मुझे तो लगा था कि तुम लोग यहाँ पर अपनी क्वीन के मरने के बाद से यहाँ पर से डरकर भागना शुरू करोगे, लेकिन तुम सभी लोग तो यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए खड़े हो गए हो। लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतने शांत हो सकते हो। इसी के साथ एक लड़का उसे गाली देते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटने वाले हैं कि तुम यहाँ पर मर जाओगे। इसी के साथ ही हमारा जॉन बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जाकर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे उठाकर वहीं पर पीछे ले जाता है और जाकर एक पेड़ के साथ पटक कर मारता है। जैसे वो उसे पेड़ के साथ जाकर पटकाता है तो उसका सर फूट जाता है और वो लड़का वहीं पर मर जाता है। और बाकी के सभी लोग जो है उसकी स्पीड को देख भी नहीं पाते हैं, कितनी स्पीड के साथ उसने जाकर उस लड़के को मार डाला। तो वो सभी लोग कहते हैं कि जल्दी से आगे बढ़ो, उसके ऊपर अटैक करो। और वो सभी लोग भागते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा जॉन जो होता है सबसे पहले वाले के अटैक को अवॉइड करता है और उसे टांग से उठाकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। फिर साथ ही दूसरे वाला पीछे वाली साइड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा जॉन जो होता है उसी को उसकी टांग को पकड़कर दूसरे वाले के साथ उसको पटकाता है। तुम्हारा जॉन जो होता है उन सभी लोगों के साथ वहाँ पर फाइट कर रहा था और वो सभी लड़के जो होते हैं वहाँ पर हमारे जॉन को घेर लेते हैं और उन सभी के लिए वहाँ पर जॉन को पीटना आसान हो जाता है। तो वो जॉन के ऊपर पंचेस मार रहे होते हैं क्योंकि वो ज्यादा लोग होते हैं। इसी वजह से वो लोग कहते हैं हमारे पास यहाँ पर अपर हैंड है, हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से इसको हरा सकते हैं। हमारा जॉन जो होता है वहाँ पर उन सभी को खाने की कोशिश करता है, खाने की यानी कि उन सभी को मारकर उनकी डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो वो सभी लोग एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वहाँ पर अब 6 लोग बचते हैं क्योंकि 2 को तो उसने पहले मार दिया था। तो वो लोग जो होते हैं वहाँ पर उनके पास अपर हैंड होता है क्योंकि वो ज्यादा होते हैं, इसी वजह से वो बार बार उसके ऊपर पंचेस मार रहे होते हैं। तो यहीं पर हमारा जॉन जो होता है वहाँ पर वो उनके बीच से निकलने का रास्ता ढूंढता है और इसी के साथ हमारा जॉन जो होता है अपने बाजू को सामने करके उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था क्योंकि वो वहाँ पर थोड़े बहुत मैजिक को यूज कर पा रहा होता है। उनसे कहता है कि तुम लोग
बहुत ज्यादा कमजोर हो। और साथ ही वो एक वाले के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे ही वो उसे एक पंच मारता है, इसी के साथ उस बेचारे की गर्दन मुड़ जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। तो एक वाले को मारने के बाद इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है पीछे की तरफ घूमता है, पीछे वाले को एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से बेचारे की टांग टूट जाती है। जब उसकी टांग टूट जाती है तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और एक जो होता है वो पीछे की तरफ भागना शुरू करता है। हमारा जियोन कहता है कि तुम यहाँ पर से भागकर नहीं जा पाओगे। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे। हम सभी लोगों की मार्शल आर्ट्स यहाँ पर पहले से ब्लॉक कर दी गई है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर बिना मार्शल आर्ट्स के भी काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ये किसी हायर फैमिली का लड़का लगता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है, मुझे भागना होगा, और वो वहां से भागना शुरू कर देता है। तो जब वो वहां पर से भागकर जा रहा था, इसी के साथ ही दूसरा लड़का जिसकी टांग उसने तोड़ी थी वो कहता है कि वो कमीना यहाँ पर से भागकर चला गया, मुझे कौन बचाएगा। जबकि हमारा जियोन वहीं पर से अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने पास से अट्रैक्शन आर्ट को यूज करता है, अपनी डेथ की एनर्जी के साथ उस लड़के को वहीं पर टांग से पकड़ लेता है और वो लड़का भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके वहां पर गिरने के बाद हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। वो लड़का बेचारा वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जियोन कहते चढ़ा तो यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। और उसे अपनी तरफ खींचने के बाद हमारा जियोन जो होता है अपने पास लाता है और साथ उसकी गर्दन के ऊपर अपना पांव रखता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसको मार डालता है। जबकि दूसरा लड़का जिसकी उसने टांग तोड़ी थी वो बेचारा सोच रहा था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, हमें यहाँ पर पहले से उस लड़की को रोक देना चाहिए था। उस लड़की ने इस मॉन्स्टर को अपने ग्रुप में लिया और उसके बाद इस लड़के ने सबसे पहले उसी को मारा और उसके बाद हम सभी को मारने वाला है। हमें इस लड़के को छेड़ना ही नहीं चाहिए था, हमें इसे अपने ग्रुप में लेना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा जियोन जो होता है उस लड़के की तरफ देखता है, तो वो लड़का जो होता है वहां पर चुपचाप बैठा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगली बारी उसकी है। जबकि उनमें से एक जो होता है, क्योंकि वो इनके पास पहले से एक बंदा जो बैकअप में पीछे मौजूद था, जो 8वां बंदा बनने वाला था हमारे जियोन को मारने के बाद, वो भागकर जा रहा था। तुम्हारा जियोन कहता है कि एक तो अभी भी यहाँ पर बाकी है और वो भागकर जा रहा है, तो उसे मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। और इसी के साथ ही जियोन अपने पास से डॉल निकालता है जिसके अंदर डिमोनिक मॉन्क होता है। तुम्हारा जियोन कहता है कि डिमोनिक मॉन्क जाओ, जाकर उसको पकड़ कर लाओ, और वो डिमोनिक मॉन्क को वहां पर से रिलीज कर देता है। जैसे डिमोनिक मॉन्क वहां पर से निकलता है, वो जाकर उस बंदे को पकड़ लाता है। जबकि हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर तुम्हें भी मारा जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं उस बंदे को पकड़ लाऊं। 8वां बंदा जो होता है वो भागकर जा रहा था, भागते भागते वहां पर इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है डिमोनिक मॉन्क को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। और डिमोनिक मॉन्क जब उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि डिमोनिक मॉन्क उसे वहां पर से जाने कैसे दे सकता है। वो उसे पकड़ लेता है, उसे पकड़ने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करता है और उसे वहां पर से लेकर वापस आ जाता है। उसी तरह हमारे जियोन ने भी अपना काम खत्म कर दिया होता है। वहां पर उसके पास जितने लड़के होते हैं उसने सभी को मार दिया होता है, सभी की बॉडी के अंदर से डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। हमारा जियोन कहता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जबकि इसी के साथ ही डीमन मॉन्क जो होता है उस लड़के को सही सलामत वहां पर लेकर आता है। तो ब्लू स्पिरिट जो होती है वो जियोन से कहती है कि ये क्या तुमने तो इसे मारने के लिए भेजा था, लेकिन ये यहाँ पर इसको सही सलामत लेकर आ गया, इसने तो इसको पोजेस कर लिया है। तुम्हारा जियोन कहता है कि हाँ ये बात तो अच्छी है कि इसने यहाँ पर इसको पोजेस किया, क्योंकि अगर ये वहां पर उसको मार डालता तो उसकी डेथ की एनर्जी वहां पर वेस्ट हो जाती। लेकिन कम से कम डीमन मॉन्क जो वो इतना समझदार है कि उसने इसकी बॉडी को पोजेस किया और उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पर इसको मारूंगा तो उसकी डेथ की एनर्जी सारी की सारी मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और इसी के साथ डीमन मॉन्क जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और साथ ही ब्लू स्पिरिट की तरफ देखकर उसके सामने एटीट्यूड से वहां पर हंसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लू स्पिरिट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बेहतर हो, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। और हमारा जियोन जो होता है वहां पर सारी डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी कोर जो होती है वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हाल में होती है, यानी कि उसके अंदर काफी सारी एनर्जी आ चुकी होती है। और इसी के साथ ही जब हमारा जियोन वहां पर आखिरी वाले की डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इसी के साथ ही एक और ग्रुप वहां पर अपीयर हो आता है। तो हमारा जियोन उनकी तरफ देखता और कहता है कि देखो यहाँ पर खाना खुद चलकर आ गया। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है सभी को भी वहां पर मारना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर के बाद हमारा जियोन जो होता है उन 6 के 6 को भी मार डालता है और उनको मारने के बाद जियोन वहीं पर बैठा होता है और कहता है अब मुझे यहाँ पर इस पूरी माउंटेन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 7 और लोगों की जरूरत है, ताकि उस झंडे के नीचे 8 लोग इकट्ठे हो सकें, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को अगर मार भी डालू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है कॉप्स डेथ वैली के सी मास्टर का दिखाया जाता है। कॉप्स डेथ वैली का जो मास्टर होता है वो एक गुफा की तरफ जाता है जहाँ पर एक बुढ़ा आदमी होता है। तो वहाँ पर अपने लोगों के साथ उस जगह के ऊपर पहुंचता है और उसे कहता है क्या वो आ चुका है। तो वो बुढ़ा आदमी से कहता है हाँ वो आ चुका है, मेरे साथ अंदर आ जाओ, लेकिन पहले अपने गार्ड्स को यहीं पर रोक दो, क्योंकि लाइट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में मिसालें होती हैं और वो बुढ़ा आदमी शायद उसकी आंखें नहीं है। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहाँ पर अपनी मिसालें लेकर पीछे रुक जाते हैं। जबकि कॉप्स डेथ वैली का जो मास्टर होता है उस बुढ़े आदमी के साथ अंदर चला जाता है। जब वो लोग वहाँ पर अंदर जाते हैं अंधेरे के अंदर, वहाँ पर एक पिंजरा होता है और उस पिंजरे के अंदर उस बंदे ने वहाँ पर एक चावे मोरियो को कैद कर रखा होता है। तो बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि चावे मोरियो जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि अगर ये बच्चा हो तब भी यहाँ पर हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन अगर ये एडल्ट हो तभी हमारे काम का होता है। तो कॉप्स डेथ वैली लीडर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि तुम लोगों ने अपनी जो जितनी प्रिपरेशन है वो सारी पूरी की होंगी। तो बुढ़ा आदमी से कहता है कि हाँ सारी की सारी प्रिपरेशन पूरी है, इस बार का टेस्ट बहुत ज्यादा अनोखा होने वाला है और इस बार देखना ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी होने वाला है। और इसी के साथ ही वो चावे मोरियो जो होता है वो उनका खड़ा हो जाता है। तो उसे कहता है कि इस बार हम लोग यहाँ पर जिस चावे मोरियो को लेकर आए हैं इसे हंटर ऑफ द वीक कहा जाता है, यानी कि ये कैसा चावे मोरियो जो कि सारे कमजोर लोगों को मार डालेगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग इसके सामने बच पाएंगे, क्योंकि ये डर को स्मेल कर लेता है। और इसी के साथ ही वो चावे मोरियो जो होता है उनके सामने उठकर खड़ा हो जाता है। तो वो एक बड़ा सा सुअर होता है जो कि चावे मोरियो होता है। चावे मोरियो का आपको पता ही है कि ये बेस्ट होते हैं, मिस्टिकल बेस्ट होते हैं। कॉप्स डेथ वैली लीडर उसे कहता है तो फिर ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बेस्ट को लेकर आए हो, जब मैं यहाँ पर सिग्नल दूंगा उसी वक्त इस बेस्ट को छोड़ देना, तब हम लोग यहाँ पर चीजों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। और इसी के साथ ही वहाँ पर से बाहर आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जियोन जो होता है कुछ लोगों को मारने के बाद उन सभी की डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर साथ ही वहाँ पर पहला झंडा उसे मिल जाता है। तो वो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ पर पहला झंडा इतनी आसानी से मिल जाएगा। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है तब तुम्हें यहाँ पर झंडा मिल चुका है तो तुम इस झंडे का क्या करने वाले हो, क्या तुम इस झंडे को अपने साथ उठाकर फिरते रहोगे, क्योंकि तुमने तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शिकार करना है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं
इसको उठाकर अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। जरा इसके नीचे देखो, इसके नीचे मेटल का एक बहुत ही भारी बॉल लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए लगाया गया हो। लगता है कि यहाँ पर इस टेस्ट को पास करने के लिए ये बात जरूरी है कि झंडा जहाँ पर था वहीं पर ही होना चाहिए। तो स्पिरिट उसे कहती है तो फिर यहाँ पर से तुम्हें इस झंडे को तोड़ देना चाहिए। अगर तुम इस झंडे को तोड़ दोगे तो तुम्हारे अलावा यहाँ पर जो भी आएंगे उन्हें झंडा नहीं मिल पाएगा और सभी लोग यहाँ पर अगले झंडे के लिए जाएंगे जहाँ पर तुम पहले से वहाँ पर खड़े होगे उनका शिकार करने के लिए। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है, जबकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे झंडे के डंडे के ऊपर वहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शन दिखाई देती हैं। वो कहता है कि ये क्या, इस डंडे के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। जब वो करीब से उनको देखता है तो वहाँ पर कुछ स्पेल्स लिखे होते हैं, यानी कि वो एक बड़ी फॉर्मेशन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो जो जैसे वहाँ पर उसको पढ़ता है तो ब्लू स्पिरिट उसे कहते हैं कि ये क्या। लगता है कि जहाँ पर एनलाइटमेंट के लिए एक स्पेशल टेक्निक लिखी गई है, जहाँ पर एक सुपर फॉर्मेशन बिछाई गई है जो कि झंडे के डंडों के ऊपर लिखी गई है, लेकिन ये आधी है। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि यहाँ पर मास्टर ने कहा था कि टोटल 40 झंडे हैं, यानी कि 40 झंडों के डंडों के ऊपर इस तरह की फॉर्मेशन के टुकड़े लिखे हुए हैं। अगर उन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर इस बड़ी फॉर्मेशन के अंदर से निकलने का रास्ता मिल जाए। तो मुझे लगता है कि ये मिशन इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। अगर मैंने यहाँ पर इस झंडे के ऊपर लिखी हुई इस फॉर्मेशन के स्पेल को देख लिया है तो इसका मतलब यह है कि कुछ और लोग भी ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर इस स्पेल को देख लेंगे और उसके बाद अगर हमें यहाँ पर अपना एक झंडा मिल भी जाता है तभी हम लोग वहाँ पर बड़े आराम से नहीं बैठ सकते, बल्कि हमें बाकी के सभी झंडों को भी ढूंढना होगा, क्योंकि बाकी के सभी जीनियस भी यही करेंगे ताकि वो बाकी के झंडों को ढूंढकर उनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस है उनको कंप्लीट कर सके। उसके साथ जो स्पेल बनेगा वो पता नहीं कितना पावरफुल स्पेल होने वाला है, जिसको भी मिलेगा उसको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। जियोन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर फाइट करें और सिर्फ एंड के ऊपर 8 लोग ही बचे। वैसे मेरा प्लान तो यही पर था कि बाकी के सभी लोगों को मार डालूं और सिर्फ 7 और लोगों को छोड़ दूं ताकि हम लोग 8 यहाँ पर से टेस्ट में पास हो सकें। मेरे जीवन को वहाँ पता चलता है कि इन सभी झंडों के ऊपर वहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है एक पूरी फॉर्मेशन की, लेकिन एक एक करके वहाँ पर उसे सारे के सारे झंडे ढूंढने पड़ेंगे। तो वो सबसे पहले वहाँ पर अपने वाले झंडे को काट देता है। जैसे वो झंडे को काटता है इसी के साथ ही हमारे जीवन को वहाँ पर एक झटका लगता है। जीवन कहता है कि लगता है कि इसको यहाँ पर सोसरी के साथ जोड़ा गया था, जिसकी वजह से जब मैंने इसे काटा है तो उसके अंदर जबरदस्त एनर्जी निकली है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि तुमने कहा कि यहाँ पर सोसरी को यूज किया गया, यानी मैजिक को यूज किया गया है, क्या यहाँ पर कोई ट्रैप है? तो वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ट्रैप बिछाया गया है। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने इस झंडे को तोड़ा, मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके ऊपर जो मैजिक परफॉर्म किया गया था वो मैजिक टूटा है, ना कि वो मैजिक यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। और इसी के साथ ही हमारा जीवन वहाँ पर सोच रहा होता है कि लेकिन यहाँ पर इस झंडे के कटने के साथ क्या चीज एक्टिवेट हुई होगी। और इसी के साथ ही हमारे जीवन को वहाँ पर कुछ महसूस होता है जैसे कि चैमेमोरियो वहाँ पर आ गया है। तो इसी के साथ ही चैमेमोरियो वहाँ पर भाग रहा होता है। तो हमारा जीवन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस ट्रायल में कुछ और भी इन्वॉल्व है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो टैटू वाला लड़का जो था अपने सामने वाले लड़को पीट रहा था, क्योंकि वो लड़के उसके पास से वहाँ पर झंडा छीनने के लिए आते हैं। तो उनकी टीम जो होती है वहाँ पर इनके झंडे को छीनने के लिए आती है। तो वो टैटू वाला लड़का जो होता है पहले से काफी ज्यादा बदमाश टाइप का लग रहा होता है, तो वो उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। तो वो लड़के वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमने तो गलत बंदे से पंगा ले लिया, इसकी एनर्जी तो हम लोगों से ज्यादा है, हालांकि हम सभी लोगों की कल्टीवेशन को ब्लॉक किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके पंचेस की पावर भी ज्यादा है। तो वो सभी लोग वहाँ पर से सोच रहे होते हैं कि चलो फिर यहाँ पर से भाग चलते हैं। और इसी के साथ एक दूसरे की तरफ देखने के बाद सभी लोग सोच रहे हैं कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, और सभी लोग एक साथ वहाँ पर से भागना स्टार्ट करते हैं। जबकि टैटू वाला लड़का उनका पीछा करता है और कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर से तुम्हें जाने दूंगा, तुमने हमारे पर अटैक किया था और अब यहाँ पर तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस करना पड़ेगा। और बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है और कहता है कि मैं तुम सभी को पकड़कर मारने वाला हूँ। तो उनमें से एक लड़का जो सबसे पीछे रह जाता है उसका पीछा करता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरोगे, मेरे साथ जो भी पंगा लेगा वो यहाँ पर मरने वाला है। इसके साथ ही जैसे वो लड़का आगे बढ़ता है इसी के साथ ही वो चैमेमोरियो वहाँ पर उसके बाकी के सभी साथियों को मार चुका होता है। तो वो लड़का जैसे उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही चैमेमोरियो वहाँ पर से निकलता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस लड़के का सर खा जाता है। जब उसका सर खा रहा होता है तो टैटू वाला लड़का वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर ये क्या है। तो वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो चैमेमोरियो जो होता है उसे दूसरों के सर खाना बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कल्टीवेटर्स के सर खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो टैटू वाला लड़का अपने सभी साथियों से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, चुपचाप यहाँ पर से पीछे की तरफ हटना, जबकि वो यहाँ पर उस लड़के की डेड बॉडी को खा रहा है। तब हम लोग यहाँ पर शांति से निकल चलते हैं, कोई भी आवाज मत करना। लेकिन इसी के साथ एक लड़का जो होता है उसका पांव एक लकड़ी के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वो लकड़ी टूटती है और आवाज होती है। तो हमारा टैटू वाला लड़का उसकी तरफ घूरकर देखता है और इसी के साथ ही वो चैमेमोरियो जो होता है उसको भी आवाज आती है और वो भी जल्दी से उनकी तरफ देखकर वहाँ पर धाड़ लगाना स्टार्ट करता है और वो इनका पीछा करना शुरू करता है। जैसे वो लड़के जो होते हैं वहाँ पर से भागने की कोशिश करते हैं, इसी के साथ ही चैमेमोरियो उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। तो वो सभी लोग भागकर अपने फ्लैग के पास चले जाते हैं। जैसे ही चैमेमोरियो वहाँ पर उस फ्लैग की तरफ देखता है इसी के साथ ही वहाँ पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और इस बात से वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ, वो बीस्ट यहाँ पर उसने हमारे पर अटैक क्यों नहीं किया, वो यहाँ पर से भागकर क्यों चला गया। वो सभी लोग सोच रहे थे कि अचानक से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जबकि यहाँ पर टैटू वाला लड़का जो होता है वो अपना दिमाग यूज करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी ने चीज ने तो यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा डरा दिया है, हम सभी को देखकर तो ये डरा नहीं होगा। फिर यहाँ पर कौन सी चीज को इसने देखा, वो पीछे झंडे की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस झंडे को देखकर ये डर कर भाग गया है। लगता है कि अगर हम लोग झंडे के पास रहेंगे तो हम लोग सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि अब चैमेमोरियो यानी हंटर ऑफ द वीक को वहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। तो हंटर ऑफ द वीक जो होता है वो वहाँ पर सभी लोगों का शिकार कर रहा होता है। तो जितने कमजोर लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं वो सभी लोग उसके हाथों मर रहे होते हैं। वो सभी को वहाँ पर पकड़ता है, उनका सर खा जाता है, क्योंकि उसका यही सबसे स्पेशल पार्ट होता है कि वो इंसानी बॉडी का सर खाता है। और एक लड़का जो होता है वो अपने साथी के मरने के बाद वहाँ पर से तेजी से आगे की तरफ भाग रहा होता है और कहता है कि हमें तो कहा गया था सिर्फ इस माउंटेन के ऊपर सेफ रहना है, यानी एक झंडा ढूंढकर उसके नीचे खड़े हो जाना, लेकिन अब यहाँ पर ये बीस्ट कहाँ पर से आ गया। और इसी के साथ ही भागते भागते सामने कोई दिखाई देता है, वो हमारा जियोन होता है। तो उसे कहता है कि दोस्त प्लीज मेरी यहाँ पर मदद करो, फेलो कल्टीवेटर प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पीछे एक मॉन्स्टर आ रहा है। लेकिन उसे क्या पता कि उसके सामने वाला मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है,
जैसे वो भागता हुआ उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही हमारा जियोन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे गले से पकड़ लेता है। तो जियोन जब उसे गले से पकड़ लेता है तो वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो दोस्त, मुझे मत मारो। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोन उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसको मार डालता है और साथ ही वो बड़ा सा चैमी मोरियो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो बीस्ट अब जहाँ पर हमारा जियोन की तरफ घूर कर देखता है, हमारा जियोन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या लगता है कि चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उस लड़के को फेंक देता है। फिर साथ ही वो कहता है ये क्या बला है। तो ब्लू स्पिरिट से कहती है कि इसे देखकर मुझे लगता है कि ये हंटर ऑफ द वीक है, यानी कि एक स्पेशल मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर कमजोर लोगों का शिकार करता है। इसे कमजोर लोगों के सर खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो हमारा जियोन कहता है कि हंटर ऑफ द वीक मैंने पहले कभी इस चैमी मोरियो के बारे में नहीं सुना। वो से कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर इसके बारे में सुना भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं रहता, बल्कि ये नॉर्दर्न सी एरिया में रहता है। लगता है कोई जानबूझकर यहाँ पर इस ट्रायल में इसको यूज करने के लिए पकड़कर लेकर आया है। और इसी के साथ ही चैमी मोरियो जो होता है वो जंप करते हुए हमारे जियोन के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा जियोन जंप करते ऊपर की तरफ जाता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। फिर साथ ही वो अपने रिचुअल ऑफ अटैचमेंट को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है ताकि वहां पर इनर लॉक टेक्निक को यूज कर सके। हमारा जियोन जहां पर अपने मास्टर चो की परफॉर्म की हुई टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसके साथ वहां पर एक स्पेशल बैरियर क्रिएट करता है ताकि उस बैरियर के साथ वहां पर उस बड़े से चैमी मोरियो को उसके अंदर सील कर सके। लेकिन जैसे वहां पर उसको सील करने की कोशिश कर रहा था वो चैमी मोरियो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो उसके बैरियर को तोड़ देता है और उस बैरियर के अंदर से बाहर निकल आता है। तो हमारा जियोन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना पावरफुल है कि इसने इस बैरियर को भी तोड़ दिया। और जियोन वहां पर से पीछे की तरफ गिरता है, फिर साथ उस चैमी मोरियो की तरफ देखता है। अब जहां पर हमारा जियोन फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, दूसरी तरफ से चैमी मोरियो भी उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है। जैसे चैमी मोरियो उसकी तरफ घूर कर देखता है हमारा जियोन भी एक तरफ से उसकी तरफ घूर कर देखता है। इसी के साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, तो वहां पर से वापस चला जाता है। तो जियोन कहता है कि अचानक से क्या हो गया, यहाँ पर चला क्यों गया। तो ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम इस चैमी मोरियो को लगा होगा कि तुम्हारा शिकार करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हंटर ऑफ द वीक है और तुम काफी स्ट्रांग हो, इसी वजह से वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। तो जियोन कहता है लेकिन ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, इस बीस्ट से फाइट करके मुझे पता चला कि इस तरह के बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए मुझे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हमारा जियोन कहता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट से कहती है कि इस बात का क्या मतलब है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सॉर्सरी इसके ऊपर काम नहीं करेगी और तुम इसे मार नहीं पाओगे। तुम्हारा जियोन से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में बात यह है कि अब यहाँ पर मुझे लगता है कि ये मेरे शिकार को ले रहा है, यानी कि यहाँ पर दूसरों को मार रहा है और उसका सर खा रहा है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से डेथ की एनर्जी निकल जाती है। अगर मैं यहाँ पर किसी को खुद अपने हाथों से मारूंगा तब उसके अंदर से जो डेथ की एनर्जी मिलेगी वो सारी की सारी मेरी होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर मेरा शिकार मुझसे छीन रहा है, लगता है कि मुझे यहाँ पर अब ज्यादा तेजी के साथ काम करना होगा और ज्यादा जल्दी से जल्दी शिकार ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो सारे के सारे लोगों को मार डाले, मुझे यहाँ पर ज्यादा एनर्जी ना मिले। और इसी के साथ ही वहाँ जियोन वहाँ पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि टैटू वाला लड़का जो था अपने स्क्वाड के लड़कों से कहता है कि इस बड़े से मार्बल यानी उस लोहे के बॉल को उठा लो और झंडे को साथ उठाकर चल रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है क्या ये करना जरूरी है, जो झंडा बहुत ज्यादा भारी है। वहाँ पर 3-4 लड़के जो होते हैं मिलकर वहाँ पर उसको उठा रहे होते हैं, जबकि टैटू वाला लड़का उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारी जान बचा सकता है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो फिर इसे उठाकर ही आगे बढ़ना होगा। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर चैमी मोरियो उनके सामने आ जाता है। जब हंटर ऑफ द वीक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या होने वाला है, जबकि टैटू वाला लड़का कहता है कि सभी लोग शांत रहो, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये झंडे को देखकर भाग जाएगा। और इसी के साथ ही वो चैमी मोरियो जो होता है वहीं पर उस झंडे को देखता है और वहाँ पर से वापस मुड़ जाता है। तो वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर राज मिल गया है कि कैसे यहाँ पर इस बीच से बचा जा सकता है। तो वो उनसे कहता है कि देखा मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि यहाँ पर इस झंडे को देखकर ये डर रहा है, ये झंडा बहुत ज्यादा काम का है। तो वो लोग कहते हैं तो यहाँ पर हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि ब्लू टैटू वाला लड़का उन लोगों से कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि अभी हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि और भी काफी सारी टीम्स को इस बारे में पता चल गया होगा कि इस मॉन्स्टर को इस झंडे की वजह से डर लगता है और वो झंडे के करीब नहीं आता। और साथ ही कुछ ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पर इस झंडे के ऊपर लगे हुए इंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि इसके ऊपर यहाँ पर कुछ राइटिंग्स हुई हैं जिसकी मदद से हम लोग एक फॉर्मेशन के कोड को पूरा कर सकते हैं। उन सभी लड़कों को आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पता चल रहा है कि इस झंडे के ऊपर कुछ स्पेशल राइटिंग्स हुई हैं और साथ में ये पता चलता है कि चैमी मोरियो जो है वो झंडे के करीब नहीं आता। यहाँ पर सभी में से जो जीनियस होते हैं उन सभी को वहाँ पर राइटिंग के बारे में पता चल जाता है। यहीं पर फोर्थ ब्रदर को भी दिखाता है कि फोर्थ ब्रदर को भी इस बारे में पता चल जाता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर इसी वैली के अंदर एक बहुत ही गहरी खाई होती है और उस खाई के पास दिखाते हैं कि बहुत सारी घोड़ा गाड़ियों के ऊपर वहाँ पर बहुत सारी लाशों को उठाकर ले जाया जा रहा है। तो पहले वाला जो टेस्ट था उस टेस्ट में जितने लड़के मरे थे उन सभी की डेड बॉडीज को उठाकर कार के ऊपर डालकर उस वैली के करीब लाया जाता है और बुड्ढा मास्टर भी वहीं पर होता है। बुड्ढा मास्टर वहाँ पर उन सभी की बॉडी के ऊपर वहाँ पर तलिस्मन लगा रहा था और उनकी बॉडी के ऊपर तलिस्मन लगाने के बाद उनसे कहता है कि इस वाले को वहाँ पर सामने से फेंक दो। वो उनसे कहता है कि जिसके ऊपर यहाँ पर चाम लगाया जाएगा उन सभी की डेड बॉडीज को यहाँ पर से उठाकर इस वैली के अंदर फेंक देना। और एक बात यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि इस डेड बॉडी को वहाँ पर अंदर फेंकते हुए कभी भी अंदर देखना मत, यानी कि जानकर मत देखना। तो वहाँ पर 2 गार्ड होते हैं वहाँ पर डेड बॉडीज को उठाकर वैली के अंदर फेंक रहे होते हैं। एक जो नया होता है उसकी पहली बार यहाँ पर ड्यूटी लगी होती है, वो दूसरे से कहता है हम लोग यहाँ पर इन लाशों को जलाने की बजाय इस वैली के अंदर क्यों फेंक रहे हैं, यहाँ पर गन क्यों डाल रहे हैं। तो वो कहता है कि जहाँ पर जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को ही फॉलो करना होता है। तो दूसरा उसे पूछता है यार मुझे बताओ तो सही यार हम लोग इन डेड बॉडीज को यहाँ पर फेंकते क्यों है और मास्टर ने ये क्यों कहा कि हमें इन डेड बॉडीज को फेंकते हुए वैली के अंदर नहीं देखना। तो दूसरा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कहा गया है ना कि यहाँ पर नीचे मत देखना, तो मत देखना, हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि चाम वाली बॉडीज को उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देना। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है यानी वो गार्ड जो होता है उसकी बात तो सुन रहा था, लेकिन साथ ही वहाँ पर वो साइड के ऊपर खड़ा होता है। जब वो साइड के ऊपर खड़ा होता है वो वहाँ पर वैली के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि यार इसके नीचे क्या होगा। जैसे ही वो वैली के नीचे वहाँ पर देखना स्टार्ट करता है इसी के साथ ही वो जाकर किनारे के ऊपर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ही बुढ़ा मास्टर वहाँ पर आता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है लड़के मैंने तुमने पहले यहाँ पर कहा था कि इस वैली के अंदर जाकर मत देखना। तो वो कहता है कि मास्टर यहाँ पर हुआ क्या, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो वहाँ पर
साइड के ऊपर खड़ा होकर इस बारे में सोच रहा था और वैली के अंदर देख रहा था। फिर मैं यहाँ पर किनारे के ऊपर कैसे पहुंच आया। तो मास्टर उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर इस वैली के बारे में सोचोगे या फिर अंदर जागने की कोशिश भी करोगे तो ये वैली तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। ये वैली जो है जो तुम्हें अपने अंदर खींच लेगी, इसलिए कभी भी यहाँ पर इस वैली के अंदर मत देखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और चैमी मोरियो जो होता है दूसरी तरफ अपना काम पूरा कर रहा होता है, वहाँ पर सभी लोगों को मार रहा होता है जो भी उसे मिलते हैं। और इसी के साथ ही फोर्थ ब्रदर यूचान को दिखाते हैं कि यूचान जो होता है वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर उसके सामने खड़ा होता है और उनका झंडा उनके पास होता है। लेकिन चैमी मोरियो जो होता है उस झंडे को देखने के बाद वहाँ पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उन्हें भी यहाँ पर पता चल जाता है कि ये झंडा जो है ये चैमी मोरियो से बचाने वाला है। तो वो लोग वहाँ पर शुक्र मनाते हैं कि कम से कम उनकी जान बच गई है। तो यूचान वहाँ पर बैठकर सोच रहा होता है कि हम में से 2 लोग पहले यहाँ पर मर चुके हैं, यानी कि हमारी टीम में सिर्फ 6 लोग ही बचे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ पर फ्लैग्स नहीं मिल रहे थे और अब ऊपर से यहाँ पर एक मॉन्स्टर भी आ गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने फ्लैग के नीचे बैठे रहना चाहिए और यहाँ पर सुबह तक का इंतजार करना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पर जीत जाएं, या फिर हम लोग यहाँ पर इस फ्लैग के ऊपर लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस ढूंढना स्टार्ट करें ताकि हम लोग दूसरे झंडों को भी जाकर ढूंढे। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, अगर हम लोग यहाँ पर अपने झंडे के नीचे बैठे रहेंगे तब भी कोई ना कोई दूसरी टीम यहाँ पर जरूर आएगी और यहाँ पर आकर हमारे झंडे को हमसे छीनने की कोशिश करेगी। लगता है कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, यहाँ पर कुछ डेड बॉडीज तो ऐसी हैं जैसे जिनके सर नहीं है, यानी कि चैमी मोरियो जो है उन सभी के सर खा रहा है, जिसकी वजह से जिन डेड बॉडीज के सर नहीं है उन सभी को इसने मारा है। लेकिन इनमें से कुछ डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनकी गर्दन दबाकर उनको मारा गया है, जिनकी गर्दन मोड़कर मारा गया है। आखिर अब ये किसने किया होगा। लगता है कि यहाँ पर इस मॉन्स्टर के अलावा एक और मॉन्स्टर भी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो उसका थर्ड ब्रदर है यानी कि वो जियोन होता है। जियोन वहाँ पर सभी की गर्दन मोड़कर उन सभी को मार रहा होता है। इस मॉन्स्टर ने भी वहाँ पर जिन लोगों को मारा होता है जियोन उनकी बॉडी के अंदर से भी डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उनके अंदर बहुत ही कम डेथ की एनर्जी बचती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर इनके अंदर से तो बहुत ही कम एनर्जी बच रही है और अब मुझे यहाँ पर टारगेट्स बहुत ज्यादा कम मिल रहे हैं। लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा तेज है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। तो ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बताओ कि तुम आगे क्या करोगे। जियोन कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, जिसने यहाँ पर इन सभी को मारकर इनकी डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, मैं उसे मार डालूंगा, यानी कि मैं उस चैमी मोरियो को ढूंढूंगा और उसको मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद ब्लू स्पिरिट से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर उसको मारने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे मार पाओगे क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। जियोन कहता है कि फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा। तो वो कहते हैं फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करती हूँ, मुझे इस डॉल के अंदर से बाहर निकालो और मैं उसे ढूंढती हूँ, जाकर उसे मारकर ले आती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा आसान है। तो जियोन कहता है कि वाकई में, वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर अपने स्पेल को डिस्पेल करता है और उसे उस छोटे से पुतले के अंदर से बाहर निकाल देता है। जब उसे इस डोल के अंदर से बाहर निकालता है तो ब्लू स्पिरिट बाहर निकलने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि बाहर निकलकर फाइनली बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए उस चैमी मोरियो को पकड़कर लेकर आती हूँ, अगर हो सके तो मैं उसे मारकर ले आऊंगी ताकि तुम उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सको। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर हवा में उड़ जाती है। तो ऊपर जाने के बाद जब वो डेथ वैली के ऊपर जाती है तो वहीं पर से बहुत ही जबरदस्त सोमनियस एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है जो कि उस वैली के अंदर से आ रही होती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे निकल रही है। इतनी पावरफुल एनर्जी निकल रही है जैसे कि वहाँ पर कोई ब्लू स्पिरिट हो। इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वो जल्दी से वहाँ पर से नीचे आती है और हमारे जियोन से कहती है कि लड़के तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। तो जियोन कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें वो मिल गया। तो वो कहती है नहीं मुझे वो तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली है, जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके पीछे चलना स्टार्ट करता है। तो हमारी जो ब्लू स्पिरिट होती है वो जियोन को अपने साथ लेकर उस वैली के पास आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर उस ब्रिज को पार करने के बाद जब वैली के पास पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारे तलिस्मन लगाए गए होते हैं और साथ ही वहाँ पर कार्ड को खींचने के निशान होते हैं, यानी टायरों के निशान होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, लगता है कि यहाँ पर कोई कार्ड्स आई थी, लेकिन आखिर कार्ड्स यहाँ पर क्यों लाई गई होंगी, यहाँ पर वैगन्स के टायरों के निशान क्यों हैं। इसके साथ ही वहाँ पर तलिस्मन को देखने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे तलिस्मन भी लगाए गए हैं, इतने सारे तलिस्मन का यहाँ पर क्या काम हो सकता है। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें गू पॉइजन के बारे में पता है कि गू पॉइजन कैसे निकलता है। तो जियोन कहता है कि हाँ मुझे पता है, गू पॉइजन को निकालने का तरीका ये होता है कि बहुत सारे जहरीले जानवरों को, बहुत सारे जहरीले इंसेक्ट्स और कीड़ों को एक जार के अंदर बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग एक दूसरे को डंक मारकर काटते हैं और एंड के ऊपर जो जानवर बच जाता है, यानी जो इंसेक्ट होता है वो बच जाता है, उसका पॉइजन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन माना जाता है। उसी के साथ ही गू पॉइजन निकलता है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर भी गू पॉइजन मेथड को यूज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉप्स डेथ वैली के लोग जो है यहाँ पर मरने वालों के डेड बॉडीज को यहाँ पर नीचे डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली रिजेंटफुल सोल्स हैं वो सभी के सभी सोल्स एक दूसरे को डिवावर करेंगे, जहाँ तक वो सभी सोल्स जो है वो एक दूसरे को डिवावर करने के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हैं कि नीचे मुझे एक ब्लू स्पिरिट की एक एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पर अपनी ब्लू स्पिरिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी पावरफुल एनर्जी वहाँ पर नीचे से निकल रही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वहाँ पर एक ब्लू स्पिरिट हो सकती है। तुम्हारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर कहता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक ब्लू स्पिरिट की एनर्जी को अगर मैं यहाँ पर से ऑब्जर्व करता हूँ तो फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट भी वहाँ पर उसे बात कर रही होती है कि ये एनर्जी बहुत सारी डेथ की के साथ भरी हुई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। लेकिन हमारा जियोन इसी के साथ ही वहाँ पर से जाकर जंप लगा देता है। तो ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि बेवकूफ, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तुम्हारा जियोन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ऊपर खड़े रहकर क्या कर सकता हूँ, नीचे जाकर कम से कम मैं डेथ की एनर्जी को ऑब्जर्व तो कर सकता हूँ। नीचे बहुत सारी सोल्स हैं और सारी की सारी सोल्स को अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लूंगा तो मैं लेवल अप कर सकता हूँ। और साथ ही तुमने कहा कि ये लोग यहाँ पर एक ब्लू स्पिरिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ब्लू स्पिरिट मुझे मिल जाती है तो फिर तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरे पास 2 ब्लू स्पिरिट्स हो जाएंगी। ब्लू स्पिरिट वहाँ पर सोच रही होती है कि बेवकूफ लड़का यहाँ पर बिना सोचे समझे छलांग लगा गया, क्योंकि वहाँ पर इतनी पावरफुल स्पिरिट्स हैं, वो सभी के सभी स्पिरिट्स इसको डिवावर कर सकती हैं, यानी कि इसको खा जाएंगी। हमारा जियोन जैसे वहाँ पर वैली के अंदर लैंडिंग करता है तो वहाँ पर जितनी रिजेंटफुल सोल्स होती हैं वो सारी की सारी उसको देखने के बाद कहती है कि ये तो एक जिंदा इंसान है, यानी कि उनके लिए एक वेसल होता है जिसके अंदर वो घुसकर उसे पोजेस कर सकते हैं। तो वो सभी सोल्स बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे
आगे बढ़ती हैं। लेकिन हमारा जियोन जो होता है मास्टर चो की दी हुई अपने पास रिंग निकालता है, क्योंकि उस रिंग की मदद से वो यहाँ पर अपने एन्चेंटमेंट्स को यूज कर सकता है। तो वो कहता है कि इस रिंग की मदद से मैं यहाँ पर अपनी स्पेशल स्किल्स को यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर मंत्र बोलना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरे करीब नहीं आ सकते। और साथ ही अपने इर्द-गिर्द एक बैरियर बना लेता है कि हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर उस वैली के अंदर जंप लगा देता है, जहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स होती हैं। वो सारी वेंचफुल स्पिरिट्स होती हैं उसे लाइव बंदे को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहती है, क्योंकि अगर किसी ने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया तो वहाँ पर से बाहर जा पाएगी। लेकिन हमारा जीवन भी वहाँ पर अपने मास्टर की दी हुई रिंग को यूज करता है, वहाँ पर मैजिकल एन्चेंटमेंट्स को यूज करते हुए अपने इर्द-गिर्द एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। लेकिन उसका बैरियर इतना पावरफुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो स्पिरिट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। उनकी ज्यादा वैल्यू सॉरी उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो सारी जो होती हैं उसके बैरियर के साथ बार बार आकर टकराती हैं। तुम्हारा जीवन कहता है कि लगता है कि जहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है ये सारी की सारी, तो जहाँ पर मेरे बैरियर के साथ टकरा रही हैं। तो वहीं पर नीचे पानी होता है, हमारा जीवन जो होता है अपने बैरियर के साथ वहाँ पर उस पानी के अंदर चला जाता है। वो कहता है कि मैंने जहाँ पर सुना था कि पानी के घोस्ट जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। मुझे जहाँ पर ब्लू स्पिरिट नहीं बताया था, ब्लू स्पिरिट ने बताया था कि पानी के बीज बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसी के साथ ही वो उसकी जो होती है बैरियर होता है उसके बैरियर को वहाँ पर तोड़ना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा जीवन कहता है कि इतनी आसानी से तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। इसी के साथ एक स्पेशल टेक्निक जिसे वाजरा फिंगर कहते हैं उसको यूज करते हैं, वहाँ पर उन सभी के ऊपर अटैक करता है और साथ ही वहाँ पर उस पानी के अंदर से बाहर निकल आता है। तो जब हमारा जीवन वहाँ पर पानी के अंदर से बाहर निकलता है, यानी कि उसके सामने थोड़ा सा पानी था उसको पार करके वहाँ पर से बाहर निकलता है, तो अभी भी बहुत सारी स्पिरिट्स होती हैं वो उसका पीछा करती हैं, वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट से पकड़ने की कोशिश करती हैं। इसी के साथ ब्लू स्पिरिट ऊपर से नीचे उतर आती है और नीचे उतरने के बाद अपनी विंड पाइप को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि यहाँ पर इस लड़के से दूर रखो, तुम यहाँ पर मेरे लड़के के ऊपर हाथ नहीं डाल सकती, ये मेरा है। और इसी के साथ ही हमारा जीवन उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुमने यहाँ पर अभी क्या कहा? तो वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल हो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बचाऊंगी। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मेरे डिसाइपल बन गए थे? और इसी के साथ ही वहाँ पर उन सभी स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गई। तो वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बेवकूफों की तरह खुद से छलांग नहीं लगानी चाहिए थी। तुम्हारा जीवन कहता है क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मेरे पीछे जरूर आओगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर नीचे उतरा था। तो जबकि तुम यहाँ पर आई गई तो फिर मेरी मदद करो। तो वो गुस्से के साथ से कहते हैं कि तुम मॉर्टल कहीं, तुम खुद तो यहाँ पर मरोगे और साथ मुझे भी यहाँ पर मरवाओगे। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर मरने के लिए नहीं आया, लेकिन नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी नहीं है, यानी कि ये सारी की सारी वेंचफुल स्पिरिट्स जो है ये तो तुमसे बहुत ज्यादा डर रही है, इनमें से कोई भी यहाँ पर तुम्हारे करीब नहीं आ रही, यानी कि मैं बड़ी आसानी से सभी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, यहाँ पर असली खतरा ये नहीं है, ये सारी की सारी स्पिरिट्स तो बहुत ज्यादा वीक है, मैं बड़ी आसानी से इन सभी को ऑब्जर्व कर लूंगा, मैं इनकी डेथ की एनर्जी को ऑब्जर्व कर जाऊंगा, मैं इनको डिवावर कर लूंगा। तो ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि नहीं तुम्हें यहाँ पर खतरा इनसे नहीं है बल्कि ऊपर देखो। इसी के साथ ही हमारा जीवन जो होता है वहाँ पर ऊपर देखता है, ऊपर बहुत सारी ऐसी रिजेंटफुल स्पिरिट्स होती हैं जो कि वेंचफुल स्पिरिट्स होती है और वो पिछले कई अरसे से यहाँ पर दूसरी स्पिरिट्स को डिवावर करके अपने आप को इवॉल्व कर चुकी होती हैं। तो वो से कहती है कि देखो वहाँ पर इतनी सारी स्पिरिट्स हैं, ये सारी की सारी स्पिरिट्स अगर मिलकर तुम्हारे पर अटैक करेंगी तो फिर तुम इनसे बच नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी स्पिरिट्स जो होती हैं इनको किसी का कोई डर नहीं होता, यहाँ तक कि इनको ब्लू स्पिरिट से भी डर नहीं लगता। हालांकि मैं इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये सभी लोग, क्योंकि ये वेंचफुल स्पिरिट्स इसी वजह से किसी से डरती नहीं है, अगर सभी एक साथ मिलकर अटैक करेंगी तो फिर तो यहाँ पर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। और फिर साथ ही उसे कहते हैं कि वहाँ पर तुम्हें सेंटर में वो डार्क साइक्लोन दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें वहाँ पर वो बड़ा सा टोर्नेडो दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो चीज है वो एक ब्लू स्पिरिट लेवल की है, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और इनसे भी ज्यादा पावरफुल है। ब्लू स्पिरिट से कहते हैं तो क्यों ना तुम यहाँ पर गिव अप कर दो, हम लोग यहाँ पर से निकल चलते हैं। तुम्हारा जीवन से कहता है क्यों नहीं, मैं यहाँ पर से गिव अप क्यों करूंगा, अब जबकि हम लोग यहाँ पर अंदर इंटर हो चुके हैं, तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए रास्ता बनाकर देना होगा ताकि मैं ब्लैक टोर्नेडो के अंदर जा सकूं। इसी के साथ तुम्हारा जीवन जो होता है अपनी शर्ट उतार देता है। तो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ट्राई करना है। और इसी के साथ हमारा जीवन जो होता है वहीं पर खड़े होकर अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है और अपनी अटैचमेंट की टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर उसके कंधे की उसकी जो स्पाइन होती है उसके अंदर जो नीडल्स लगाई गई होती है उसकी कल्टीवेशन को सील करने के लिए उनमें से एक नीडल को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि एक नीडल को मैंने बाहर निकाल दिया, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर ऐसा करने से मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को अनलॉक कर सकता हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर कैसे कर लिया, तुमने यहाँ पर इस फॉरबिडन लॉक को अपनी अटैचमेंट की टेक्निक से बाहर निकाल दिया, मैंने आज से पहले कभी किसी को इस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करते हुए इस तरह से नहीं देखा। तुम्हारा जीवन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सभी नीडल्स को निकाल दूंगा तो मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को यूज कर पाऊंगा, और एक एक करके वो सारी की सारी नीडल्स को निकाल देता है। सारी नीडल्स को निकालने के बाद क्योंकि उसने बहुत सारी डेथ की एनर्जी को वहां पर से ऑब्जर्व किया था, अब नजर आ रहा था कि उसकी कल्टीवेशन पहले से बढ़ गई होती है। तो वो कहती है कि अब आपकी इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अगर ये यहाँ पर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर लेता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी एक मास्टर बन जाएगा। तुम्हारा जीवन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तो ब्लू स्पिरिट से कहती है कि तुम वहां पर ऊपर भी तो नीडल्स को निकाल सकते थे, तुम यहाँ पर आकर इस नीडल्स को क्यों निकाला है? तुम्हारा जीवन कहता है कि तुमने तो कहा था कि एक पीक लेवल का मास्टर जो होता है वो हमारी कल्टीवेशन में चेंजेस को महसूस कर सकता है, अगर मैं ऊपर अपनी नीडल्स को निकालता और कल्टीवेशन को यूज करता तो किसी मास्टर को पता चल जाता और वो लोग मुझे मार डालते। इसी वजह से मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर आकर यूज कर रहा, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो कोई भी यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को सेंस नहीं कर पाएगा। तो वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारा जीवन से कहता है कि अब यहाँ पर मुझे सामने की तरफ जाना होगा, यानी कि मुझे साइक्लोन के अंदर जाना है और वहां पर जाकर जो भी वहां पर ब्लू स्पिरिट है मैं उसको जाकर पकड़ने वाला हूँ। तो वो कहती है कि बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम साइक्लोन के अंदर जाकर वहां पर जो ब्लू स्पिरिट है उसको इतनी आसानी से पकड़ पाओगे? लास्ट टाइम मेरे साथ तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अब यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं होने वाली। तो उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगी ना मेरी किस्मत को अच्छा करने में? तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मैं कब तक तुम्हारी मदद कर पाऊंगी? साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इसका आइडिया इतना बुरा नहीं है, अगर हम लोग डायरेक्टली उस साइक्लोन के अंदर चले जाते हैं उस टोर्नेडो के अंदर और वहां पर जाने के बाद जो भी ब्लू स्पिरिट है उसको ये अपनी फैमिलियर स्पिरिट बना लेता है तो फिर तो यहाँ पर बाकी के सभी स्पिरिट से हमें डरने की जरूरत नहीं
नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ ही उसे कहती है अच्छा ठीक है यहाँ पर जितनी भी रिवेंजफुल स्पिरिट्स हैं इन सभी का मैं ध्यान भटकाती हूँ, तुम्हें जल्दी से भागकर अंदर जाना होगा, तुम उस बड़े से टॉर्नेडो के अंदर चले जाना। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वहां पर अपनी स्पेशल स्किल को रिलीज करती है। उसके बाद स्पेशल स्किल जिसका नाम ब्लड बैरियर होता है उसको यूज करती है, वहां पर बहुत सारा ब्लड निकल आता है। जैसे वो ब्लड बैरियर को क्रिएट करती है तो वो सभी के सभी वेंजफुल स्पिरिट्स बड़ी तेजी के साथ भागती हुई उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जब वो उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है हमारा जियोन भी उसी टाइम सेम टाइम पे वहां पर सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है, क्योंकि उस बड़े टॉर्नेडो के अंदर उसके लिए रास्ता ओपन होता है। वहां पर से बहुत सारी चेन्स उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उन चेन्स को अवॉइड करते हुए बड़ी तेजी के साथ अंदर चला जाता है। हमारा जियोन जो है वहां पर उन सभी स्पिरिट से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ आता है, क्योंकि वहां पर स्पिरिट्स जो होती है पीछे की तरफ भागने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि अंदर जो भी चीज होती है वो उन सभी स्पिरिट्स को पकड़ पकड़ कर खा रही होती है। और इसी वजह से हमारा जियोन कहता है कि लगता है कि अंदर कोई बहुत ही खतरनाक चीज है। और इसी के साथ ही जियोन जो होता है वो टॉर्नेडो के अंदर चला जाता है। टॉर्नेडो के अंदर जाने के बाद हमारा जियोन वहां पर देखता है एक बड़ा सा बेबी बैठा होता है, एक बड़ा सा स्पिरिचुअल बेबी वहां पर उन सभी स्पिरिट्स को पकड़ पकड़ कर खा रहा होता है। तो जियोन कहता है कि अब ये क्या सिचुएशन है, ये तो एक बड़ा सा स्पिरिचुअल बेबी है, एक डेविल बेबी है, लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रहा है। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा जियोन जब उस बेबी की तरफ देख रहा था, बड़ा सा डेविल बेबी जो होता है वो भी जियोन की तरफ देखता है। उसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एक जिंदा इंसान, इतने अरसे के बाद यहाँ पर एक जिंदा इंसान आया है, इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं एक जिंदा इंसान खाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए चेन्स के साथ हमारे जियोन को बांध देता है और साथ ही उसे अपनी तरफ खींचकर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। अपना मुंह खोलकर हमारे जियोन को निकल जाता है। तो हमारा जियोन उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसके मुंह के अंदर जाने के बाद वहीं पर अपनी अटैचमेंट की पावर्स को यूज करता है। जैसे वहां पर अपने रिचुअल को परफॉर्म करता है और इसी के साथ ही वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि तुमने यहाँ पर मुझे खुद ही अपने मुंह के अंदर पहुंचा दिया, क्योंकि तुमने बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर निकला है, बहुत सारी डेथ की एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर है, तो मैं डायरेक्टली उसको तुम्हारी बॉडी के अंदर से अब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और साथ ही हमारा जियोन जो है वहां पर अपनी रिंग को यूज करते हैं मैजिकल पावर्स के साथ उसके दांतों को पकड़कर उसका मुंह खोलता है और उसका मुंह खोलने के बाद उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर से अब्जॉर्बिंग को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे अपने मुंह के अंदर डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब यहाँ पर मैं तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी को ले लूंगा। हमारा जियोन जो है वहां पर उस बड़े से इवल बेबी के मुंह के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उसके जबड़ों को खोलकर साथ ही अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसकी डेथ की एनर्जी को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तो जियोन वहां पर से अपनी रिचुअल को परफॉर्म करता है, साथ ही वहां पर पुलिंग टेक्निक को यूज करते हुए सारी डेथ की एनर्जी को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसके मुंह के अंदर से बहुत सारे हाथ निकल आते हैं जो कि जियोन को अपने अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। तो वो बेबी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर आकर मेरे मुंह के अंदर घुसकर मेरी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लोगे, तुम्हारे जैसे एक लो लेवल का इंसान यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द देने वाला हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को यहाँ पर निकल जाऊंगा। तो जब हमारे जियोन की पूरी बॉडी वहां पर उसकी बॉडी के अंदर जाती है तो इसी के साथ हमारा जियोन उसकी मेमोरीज के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर होता है, इसी वजह से उसकी मेमोरीज दिखाई देती हैं। तुम्हारा जियोन साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर ये दो भाई होते हैं और उनका फादर उनसे कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम लोग सबसे बेस्ट करोगे। साथ ही वो उनसे कह रहा है कि यहाँ पर 5 किंग्स के बाकी के सभी सक्सेसर जो है पहले यहाँ पर इस बात के लिए एग्री कर चुके हैं। तो हमारे जियोन को समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फादर उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर जैसे कहा जाता है बिल्कुल वैसा ही करना होगा। तो दोनों बच्चे उसके कहते हैं ठीक है डैड, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और उसके बाद वो दोनों बच्चे जो होते हैं वहां पर से टेस्ट देने के लिए इसी काप्स डेथ वैली में आते हैं। काप्स डेथ वैली में आने के बाद उनका पहला टेस्ट वही मार्बल को ढूंढने वाला होता है, जहां पर उन्हें मार्बल नहीं मिल रहा होता। तो बड़े भाई को मार्बल मिलता है तो अपने छोटे भाई से कहता है कि ये लो ये मार्बल तुम ले लो और जाओ जल्दी से जाकर अपने टेस्ट को पास कर लो। तो वो कहता है नहीं ब्रदर, मैं ये कैसे ले सकता हूँ, अगर मैं इस मार्बल को ले जाऊंगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी कोई और मार्बल ढूंढ लूंगा। और इसी के साथ ही छोटा भाई जो होता है वो बाहर चला जाता है और वो पास हो जाता है और बड़ा भाई जो होता है थोड़ी देर के बाद से भी मार्बल मिल जाता है और वो भी पास हो जाता है। तो हमारा जियोन कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये दोनों भाई थे, एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था और दोनों यहाँ पर इस टेस्ट को ले रहे थे, यानी कि इस टेस्ट को देने के बाद दोनों ने यहाँ पर पहले टेस्ट को पास कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये होता है कि जब वहाँ पर दूसरे टेस्ट की बारी आती है झंडे वाले की, तो झंडे वाले टेस्ट के दौरान यहाँ पर ये होता है कि छोटा भाई जो होता है कि पत्थर उठाकर अपने बड़े भाई के ऊपर बैठा होता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, उसने उसे बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया होता है। तो वो उसे पूछता है कि मेरे छोटे भाई ये तुम क्यों कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये सब कुछ किस लिए हो रहा है। टेस्ट खत्म होने के बाद वो यहाँ पर उसको मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर बड़े भाई को मार दिया तो अगला फैमिली का सक्सेसर वो बन जाएगा। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे 1 साल पहले क्या पैदा होगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम यहाँ पर सारे के सारे लेवरेजेस तुम ले जाओ। फादर तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं और साथ ही वो फैमिली का हेड तुम्हें बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालता हूँ। सभी को यही लगेगा कि तुम इस टेस्ट में मारे गए। और इसी के साथ ही वो पत्थर उठाकर उसके ऊपर दे मारता है, उसका सर फोड़ देता है ताकि ऐसा लगे जैसे चैमे मोरियो ने उसको मारा है। कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया और बड़े भाई को मारने के बाद वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा जियोन कहता अच्छा तो ये सब कुछ हुआ, छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया ताकि वो उसकी पोजीशन ले सके और इस तरह ये बंदा यहाँ पर मर गया। और उसके मरने के बाद से काट में डाला जाता है, वहां पर से उस क्लिफ के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। तो जब इस लड़की को वहां पर क्लिफ से नीचे फेंक दिया जाता है तो वहां पर नीचे गिरने के बाद वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं इस जगह के ऊपर कैसे मर सकता हूँ। के बाद भी अभी तक मैं यहाँ पर वेंजफुल स्पिरिट बनकर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। और इसी के साथ वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरा नहीं होता, अगर मैं यहाँ पर जिंदा होता तो मैं शायद अपना बदला ले पाता। मैं अपने भाई को मारना चाहता हूँ जिसने यहाँ पर मुझे मार डाला सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत की वजह से, अपनी जेलसी की वजह से। और इसी के साथ ही बाकी की जितनी स्पिरिट्स होती हैं जब उसे खाने की कोशिश करती हैं तो वो उन सभी को खाना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर दूसरों को डिवावर करना होगा। और इसी के साथ ही वो सभी वेंजफुल स्पिरिट्स को वहाँ पर डिवावर करना शुरू कर देता है और एंड के ऊपर वो यहाँ पर ये वाला ब्लडी बेबी बन जाता है। तो हमारा जियोन जो होता है वो सारी की सारी मेमोरीज उसकी फील करता है और कहता है अच्छा तो तुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें मार दिया और उसके बाद तुम यहाँ पर आने के बाद तुमने स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब
पेशाब करना शुरू किया और तुम्हारी ये हालत हो गई है। तब कि वो बेबी अभी भी वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अब अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा चुका हूँ कि यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं निकल सकता, जबकि मैं सभी को निकल सकता हूँ, मैं किसी को भी खा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है और हमारा जियोन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर होता है, वहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोन वहाँ पर अपने एक स्पेशल स्पेल को बोलना स्टार्ट करता है और कहता है मैं यहाँ पर ये सब कुछ पहले भी फील कर चुका हूँ, ये इमोशंस जो है ये इमोशंस तो मेरे पास भी है, यानी कि ये बदला लेने के इमोशंस हैं और ये यहाँ पर बदला लेना चाहता है और मैं भी यहाँ पर बदला लेना चाहता हूँ। इसी के साथ ही हमारा जियोन वहाँ पर अपने स्पेशल अटैचमेंट की टेक्निक को यूज करते हुए साथ ही उसके ब्लड के अंदर वहीं पर गायब हो जाता है और साथ ही वहाँ पर जबरदस्त रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। तो ब्लू स्पिरिट जो कि बाहर खड़ी होती है उस टॉर्नेडो के, उसे वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहती है कि ये अचानक से क्या हो रहा है, क्योंकि वो फैमिलियर स्पिरिट ऐसी वजह से उसका धागा जो उसकी बॉडी के साथ जुड़ा होता है वो वहाँ पर शेक कर रहा था। तो वो कहती है कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर जियोन के साथ कुछ बुरा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जियोन को किसी ने वहाँ पर डिवावर कर लिया हो, क्योंकि अगर कोई उसे डिवावर कर लेगा तभी यहाँ पर उसे इस तरह की बुरी फीलिंग महसूस होने वाली है। तो वो वहाँ पर इस बारे में काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और कहती है कि अगर उस लड़के को किसी ने डिवावर कर लिया तो मैं भी यहाँ पर मरने वाली हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे मॉर्टल को नहीं खा सकते, वो मेरा डिसाइपल है और मेरा बदला लेने वाला था। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है और कहती है लगता है कि वहाँ पर उस टोर्नेडो के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल बीइंग है, वो ब्लू स्पिरिट लेवल तक तो हो ही सकती है, इसी वजह से वो यहाँ पर जितनी ग्रीन स्पिरिट्स हैं उन सभी को भी डिवावर करते जा रही है। या फिर वो यहाँ पर कोई गू पॉइजन हो सकती है, यानी कि कोई ऐसी स्पिरिट हो सकती है जो कि यहाँ पर डिवावर है और सभी के सभी स्पिरिट्स को डिवावर कर सकती है। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ी होती है वहाँ पर स्पिरिट्स भाग रही होती है और कहती है कि प्लीज हमें बचा लो, प्लीज हमें बचा लो। वो सभी स्पिरिट्स होती है टॉर्नेडो के अंदर से बाहर की तरफ भाग रही होती है और कहती है कि हमें बचा लो, वो यहाँ पर आ चुका है, वो एक मॉन्स्टर है, वो एक मॉन्स्टर है। और हमारी ब्लू स्पिरिट सोच रही होती है कि लगता है कि वहाँ पर जो कुछ भी है उसने जियोन को भी निकल लिया और साथ ही यहाँ पर इन सभी को खाने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से ये स्पिरिट्स जो है वो डर कर भाग रही हैं। लेकिन जैसे वो टॉर्नेडो के अंदर जाती है ताकि वो जाकर देख सके कि वहाँ पर क्या है, तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि वहाँ पर हमारा जियोन खड़ा होता है। तो वो सारी की सारी स्पिरिट्स जो होती है वो जियोन से डर कर भाग रही होती है। तो वो उसे कहती है कि ये क्या लड़के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सारी की सारी एनर्जी जो थी वो क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकल रही थी, मुझे लगा कि शायद तुम्हें खा लिया गया है। तो हमारा जियोन से कहता है नहीं, मुझे नहीं खाया गया, बल्कि मैंने यहाँ पर जितनी स्पिरिट्स और साथ ही वो ब्लू स्पिरिट मैंने उसको भी निकल लिया है और उसकी सारी की सारी एनर्जी इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है। तो ब्लू स्पिरिट जो होती है वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद फिर साथ उसे कहती है क्या वाकई में तुमने ये सारी की सारी स्पिरिट्स को निकल लिया, यहाँ पर जो ब्लू स्पिरिट थी उसको भी खा गए। तुम्हारा जियोन से कहता है क्या तुम देख नहीं पा रही? तो वो कहती है हाँ वो तो मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। हमारा जियोन जो है वो अपने पेट के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लगता है मेरी कोर के अंदर कुछ हलचल हो रही है। तो ब्लू स्पिरिट जो होती है उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि ये लड़का यहाँ पर ये कर क्या रहा है, इसे यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है। फिर साथ ही वो कहती है ये तो एक इंसान है और एक इंसान इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर नहीं समा सकता जब तक कि वो यहाँ पर अपनी वेसल्स को एक्सपैंड नहीं करता, यानी कि इनके यहाँ पर कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू होते हैं। जैसे जैसे ब्रेक थ्रू करते जाते हैं वैसे वैसे इनकी एनर्जी ज्यादा स्टोर होती है, लेकिन फिलहाल के लिए इसका लेवल लो है जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर पाएगा। तो वो जियोन से कहती है कि जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर बाकी की सारी एनर्जी को बाहर निकाल दो, क्योंकि तुम सारी को अपनी बॉडी में नहीं रख पाओगे। जियोन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सारी को इतनी मेहनत से एब्जॉर्ब किया, मैं इसे क्यों छोड़ूंगा। तो वो कहता है क्योंकि इंसानी बॉडी जो है उसकी एक लिमिट होती है, तुम्हें यहाँ पर पहले ब्रेक थ्रू करना होगा और अपने आप को अगले लेवल में पहुंचाना होगा, तभी तुम यहाँ पर ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर कर पाओगे। अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी को स्टोर करोगे जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा होगी तो फिर वो तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन बन जाएगी और तुम्हें अंदर से एक्सप्लोर कर देगी, इसी वजह से तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। तुम्हारा जियोन से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर सारी एनर्जी को निकालने के बजाय किसी को दे देना चाहिए। और इसी के साथ ही जियोन जंप करते हैं वहां पर खोपड़ियों के ढेर के अंदर चला जाता है और वहीं पर से खोपड़ियों के ढेर के अंदर से वो एक खोपड़ी निकालता है और उस खोपड़ी को निकालने के बाद वो कहता है कि ये लो, मुझे यहाँ पर एक खोपड़ी मिल गई। तो वो उसे कहता है कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। तो जियोन कहता है कि मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ तो करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उस खोपड़ी को पकड़ता है और साथ उसके अंदर अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो डालना स्टार्ट करता है, क्योंकि बाकी की सभी खोपड़ियां वहां पर टूटी हुई होती हैं और उसके ऊपर अभी वहां पर तलिस्मान लगा होता है। तो इसी वजह से हमारा जियोन उस स्कल के अंदर सारी एक्स्ट्रा एनर्जी को डाल देता है। तो इस स्कल के अंदर से क्या निकलेगा जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।